बनाते हैं? नहीं मतलब और भी विषय का और भी सब्जेक्ट का। देखिए प्रीवियस ईयर बनाने से ही एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल पाएगा, समझ में आ रहा है ना। ऐसे केवल थ्योरी यहाँ मैं आके पढ़ा दूंगा, चाहे कोई भी आकर पढ़ा देगा, वैसे सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। आपको थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर, थोड़ा बहुत नहीं मतलब ठीक ठाक बनाना होगा। एग्ज़ाम से पहले कम से कम उसको 10-12 बार बना लीजिए प्रीवियस ईयर। इतना तो मान के चलना है कि कोई भी अगर एग्ज़ाम हो तो प्रीवियस ईयर से कम 30% क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं। अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मोटा मोटी वही रहेगा जो पूछेगा सवाल एग्जाम में, ठीक है ना। वो आईएएस में पूछता है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं प्रीवियस ईयर का कि एक एक लाइन मिले क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं मिलेगा। हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछा है एक बार पढ़ लेंगे, तो कभी पूछे किसी भी एग्जाम में पूछे बना लेंगे आप, है ना। कि उसका क्या उद्देश्य था, क्यों लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, क्या इम्पैक्ट पड़ा आगे, यही तो 3-4 बात पढ़नी रहती है ना। कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो क्या 3-4 बात पढ़ेंगे, उसका अगर इतिहास है तो क्या है, वर्तमान में क्या है उसका, ठीक है ना, आगे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो यहीं साथ ही 3-4 चीज़ पर उसका प्रॉफिट लॉस क्या है। थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें उस सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारा चीज़ देखते हैं। लेकिन वो सब तभी देख पाएंगे सारा चीज़ जब आपका बेसिक्स मजबूत हो। सारा गेम बेसिक्स का है। एनसीईआरटी ऐसे ही थोड़े कोई बोलता है पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी अगर आप 8-10 बार पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद भी अगर 11वां बार पढ़ने बैठेंगे फिर भी आपको नया कुछ चीज़ उसमें मिल जाएगा एनसीईआरटी में। आप मिलाइएगा एनसीईआरटी में, अब 20 बार उसको पढ़ लीजिए, 21 बार पढ़ेंगे फिर कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा आपको। क्योंकि एक लाइन जो दिया रहता है एनसीईआरटी में ना, उसमें बहुत सारे लाइन इंक्लूड रहता है। उसी तो पतला एनसीईआरटी होता है ना, उसी का बुक आता है तो इतना मोटा हो जाता है। अंतर है ना। जब एनसीईआरटी है इतना पतला है, 100-150 पेज का है, और वहीं पॉलिटी का बुक लक्ष्मीकांत का पढ़िए बाबा का, इतना मोटा बना दिए हैं, पढ़ते रहिए बैठकर। सारा क्या है, वही सब सारा चीज़ है कि ना। और दूसरी बात है कि ये जो संस्थान है फ्री में सब कुछ हम लोग को दे रही है, तो थोड़ा ऐसा नहीं कि फ्री में चल रहा है तो नहीं, अरे क्या चल रहा है ऐसे ही फ्री में भी चल रहा है, तो देखना है कि आउटपुट कितनी मिल रही है यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि कोई टीचर आ रहा है तो बस ऐसे ही टाइम पास करके चल जा रहा है यहाँ से, ऐसा तो नहीं है ना। जो लोग भी आ रहे हैं तो जितना उनके पास क्षमता है उतना पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्री हो या पैसा हो मान लीजिए जहाँ पैसा दिए रहते तब क्या होता है उसे, ऐसा थोड़ा कि पैसा दें तो अमेरिका से टीचर आता है पढ़ाने, ऐसा नहीं है ना। पटना की बहुत सारे ऐसे कोचिंगों को मैं जानता हूँ कि दिल्ली से फैकल्टी आए हैं, यहाँ एक पढ़ रहे हैं, भले दिल्ली में कंटेंट राइटिंग का काम करते थे है ना। बहुत से ऐसे कोचिंग में देख रहा हूँ जो लेवल पर चल रहा है कि दिल्ली से फैकल्टी आए। भाई पता तो करो पहले वो करते क्या थे दिल्ली में। मैं जानता हूँ जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ एग्जामपुर, वहीं पर 3 कंटेंट राइटिंग के जो हेड थे यहाँ पे सो कॉल्ड बिग टीचर बनने पड़े हैं। एक वो तो निकाल दिया एग्जामपुर, डुबा दिया पीसीएस जाकर, आईएएस पीसीएस एग्जामपुर को, है ना। तो चीज़ें है कि आप कहाँ से आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, जो यहाँ पर आकर पढ़ा रहा है ना, तो बस समझना है कि जो चीज़ें बता रहे हैं क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, रिलेवेंस है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप अगर जानते हैं तो पूछेंगे आप उससे कि सर थोड़ा ऐसे बता दीजिए, और उसको आएगा तो बताएगा। मतलब देखना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे दूसरा कोई और भी बंदा यहाँ पर आकर पढ़ा रहा है, वो आप लोगों के लिए पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, ये ना देखा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे लोग आपको डिग्री देगी प्रेरणा आईएएस कि लो भाई अब यहाँ सब कोर्स समाप्त हो गया अब तुम डिग्री ले लो एक। यहाँ पे क्या है, जो भी कोचिंग है चाहे कहीं पे हम लोग जाते हैं तो एक ही उद्देश्य है कि भाई एग्ज़ाम पास कर जाना हम लोग को। इसी बार वैसे 200 एसडीएम की पोस्ट आ रही है इस बार बिहार में, समझ में आ रहा है ना। 200 एसडीएम बनेंगे इस बार बिहार में, 150 डीएसपी है, सुनने में आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ही मोटिवेट करेगी। कल का रिजल्ट आया 69th मेंस वाला, है ना, अच्छी बात है। तो इसी तरह समझ में आ रहा ना क्या बोल रहा हूँ क्या। हाँ तो रिजल्ट उसी केस में होगा जब एकदम नहीं होता कि पागलों जैसा पढ़ना होगा, इतना बता रहा हूँ मैं।
क्योंकि अब इतना आसान नहीं रहा, बहुत डायनेमिक कर दिया बीपीएससी अब। पहले जो एकदम लोग रट के जाते थे कि भाई चलो पटना कलम है, मधुबनी पेंटिंग है, ये सब 3-4 है, उसमें से एक आध गो लड़ ही जा रहा, पूछ भी रहा है तो उसको लॉन्ग में भी पूछ रहा है, शॉर्ट में भी पूछ रहा है। अब शॉर्ट नोट्स भी लिखवा रहा मतलब मेंस में जो, हाँ लिखवा रहा है, पहले नहीं लिखवा रहा था, अब लिखवा रहा है। इसका मतलब लिखवाने के पीछे कारण क्या है, अब वो खोज रहा है कि क्या आपको ब्रॉड पता है कि नहीं, सारे विषय के बारे में अच्छे से पता है कि नहीं पता है। पहले क्या था कि 5-6 क्वेश्चन देता था, आपको लिख के आ जाना है, एकदम लगभग पैटर्न फिक्स था कि भाई यहाँ सवाल पूछेगा ही पूछेगा, सारे लोग रट के जाते तो वहाँ पे आ जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब बोला कि नहीं, अब सारा चीज़ पढ़िए। जो पॉलिटी पढ़े होंगे तो भारत का संवैधानिक विकास, उसमें जिसमें एक्ट पढ़ना है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सारा चीज़ उस पिछले बार उसमें से दे दिया था सवाल, 1858 के शायद पूछा था क्वेश्चन। तो समझ रहे हैं कि मतलब जिस पे लोग सोचे भी नहीं होंगे कि वहाँ सवाल पूछेगा, वहाँ पर पूछ दिया सवाल, लिख ही देगा कोई ना कोई, अगर अच्छा से पढ़ा होगा, पॉलिटी हिस्ट्री दोनों में आता ही, कॉमन है वो। तो चीज़ें है कि अब आपको सब कुछ ब्रॉड रूप से देखना होगा, सारा चीज़ अच्छे से पढ़ना होगा। अब ऐसा नहीं कि बस ऐसे टाइम पास किए निकल लिए, मेंस में नहीं पकड़ा पाएगा। एक तो आधा पेज का क्वेश्चन लिख दे रहा है वो, तीसरा लाइन पढ़िए, दूसरा लाइन भूल गया ऊपर का क्या पूछ रहा था। तो सारा चीज़ देखना होगा अच्छे से, समझ में आ रहा है। बाकी हम लोग हैं, जितना अपने पास होगा प्रयास किया जाएगा, अच्छा से अच्छा दिया जाए, फिर देखा जाएगा। और इधर और लोग कहाँ चले गए जी? मेला लगा है क्या पटना में कहीं? लगा है? पुस्तक मेला जिससे लग गया। पुस्तक मेला में कब चले गए? तो पुस्तक मेला में पुस्तक खरीदने का क्या मतलब है? यहाँ पे जो है पॉलिटी हिस्ट्री वो पढ़ लीजिए पहले, इकोनॉमिक्स। और वहाँ पे हम लोग थोड़े बोलेंगे भाई अमीर होने के 5 नियम। अमीर वहीं बन पाएगा जो पढ़ने से अगर अमीर बनता तो लोग 100 बुक पढ़ लेता 1 महीने में, बैठे बैठे रूम पर रात दिन पढ़ता, अमीर बन गए हम। अमीर बनने के लिए काम भी तो करना होगा ना। जो आज जहाँ पे मुकाम पे जो लोग पहुँचे हैं, वो कोई भी आदमी हो, भले उन्होंने बैठ के यहाँ पे कितना भी शिकायत कर दे उस व्यक्ति को, लेकिन वो बंदा मेहनत करके वहाँ पे पहुँचा है। ऐसे तो फ्री में रातों रात में तो एक बूम नहीं कर गया है। कोचिंग हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई IAS IPS जो भी लोग बने हैं, SDM DSP जो भी हैं, बीपीएससी में पद तब देखा जाता है, मतलब जो भी है बीपीएससी में आपका लिस्ट में नाम आ जाना बहुत बड़ी बात है। और बीपीएससी ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में आप ग्रुप का एग्ज़ाम, ग्रुप D का दीजिए चाहे IAS का दीजिए, उस लिस्ट में जो फाइनल लिस्ट आ रहा है उसमें नाम आपका आ जाना भगवान के मिलने से कम नहीं आजकल, है कि ना। क्योंकि जो जिस लेवल का तैयारी कर रहा है, लेवल का कंपटीशन चल रहा है हर जगह, सारे लड़के मतलब पढ़ रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी हो, रूम हो, बाथरूम में हो, पढ़ ही रहा है कंटिन्यू, उसी लोगों का रिजल्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? छोड़िए, अब आइए मोटिवेशन की बात हो गई, अब पढ़ेंगे हम लोग। दिखाइए क्या चल रहा था एक बार। अरे वो तो टैक्स चल रहा था, क्या चल रहा था ये देखना होगा एक बार। तो इधर लाइए इधर। दिख रहा है ना? टैक्स सिस्टम हम लोग देख रहे थे, इसमें हम लोग देखे थे 2 प्रकार के टैक्स। कौन कौन? एक है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, ठीक है। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ये हम लोग देखे थे यहाँ से। मैंने डायरेक्ट टैक्स में क्या बताया था कि जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी संस्थान के द्वारा सरकार को डायरेक्ट टैक्स पहुँचाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। जब किसी के माध्यम से दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स में मैंने 3-4 बताया था, कौन कौन? कस्टम ड्यूटी यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? इनकम टैक्स, दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स, उसके बाद है गिफ्ट वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स है WT, कैपिटल गेन टैक्स, 5 है गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स उपहार कर, वही ना कैपिटल लिख दिया हूँ, कैपिटल गेन टैक्स CGT, कैपिटल गेन टैक्स। इसमें कुछ और भी एक हम लोग 2 टैक्स देखेंगे, एक देखेंगे मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ठीक है ना, है क्या, हम लोग इस पर बात करेंगे, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। और एक है CTT, हम लोग बात करेंगे इसे क्या है, ठीक है ना। ये दोनों ही डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन ऐसा ही अलग से टैक्स नहीं है, इसी का एक भाग है। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे केवल मैट पे, ठीक है ना, अभी हम लोग केवल बात करेंगे मैट पर। मैट होता क्या, थोड़ा समझिएगा। ये जो मैट है, यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है क्या, थोड़ा समझिएगा। एक तो पहले बात हो रही है कि एक भाग किसका है, तो भाग है कॉरपोरेशन टैक्स का, यानी निगम कर का। सिंपल, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, इसको क्यों लाया गया, थोड़ा इसके पीछे कारण है कुछ। देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपना कंपनी टर्नओवर दिखाई 500 रुपये का, मान लो कि टर्नओवर दिखाई कि भाई मेरी पिछले एक साल में मैंने 500 रुपये का मेरे कंपनी में टर्नओवर हुआ है, और बाद में वह प्रॉफिट दिखाई जीरो, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। मालिक दिखा रही कि भाई मेरे 500 रुपये का टर्नओवर हुआ है मेरे कंपनी में, तो भाई टर्नओवर होगा, इसका मतलब इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन उसके बाद कंपनी बता रही कि भाई मेरा कुछ एक्सपेंडिचर भी तो है ना, कुछ एक्सपेंडिचर भी, यानी कुछ मेरे खर्चे भी हैं। जैसे मान ली कि कंपनी बोली कि भाई 100 रुपये जो है, 100 रुपये ये मैंने लेबर चार्ज दे दिए, 100 रुपये मैं रूम का रेंट दे दिया, मान लो कि 100 रुपये मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दी, और करके 200 रुपये कुछ और भी मैंने दे दिया, कोई दिक्कत। यानी कहने का मतलब है कि कंपनी का 500 रुपये का टर्नओवर है, और उस 500 रुपये में कंपनी ने अपना एक्सपेंडिचर दिखा दी 500 रुपये का, तो जीरो हो गया, प्रॉफिट तो इसको हुआ ही नहीं, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो जीरो दिखाई। फिर सरकार बोली कि ठीक है, अगर ऐसा है तो इस पर लगेगा मैट, या तो आप कॉरपोरेशन टैक्स पे कर दीजिए, आप कॉरपोरेशन टैक्स पे कीजिए। अगर कॉरपोरेशन टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो एक अल्टरनेट टैक्स आपको पे करना होगा, तो आपको मैट देना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी प्रॉफिट कितना है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपको मैट देना ही होगा, ठीक है ना। फिर समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैट का मतलब होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, यानी कॉरपोरेशन टैक्स, जो कंपनी कॉरपोरेशन टैक्स नहीं दे रही है उसके अल्टरनेट में उनको कुछ ना कुछ टैक्स देना होगा। अगर सरकार फिर बोलेगी ठीक है, अगर आपकी प्रॉफिट जीरो है यहाँ पर, तो फिर आपको क्या मतलब है कंपनी चलाने का, तो बोरिया भी तो उठाइए, निकलिए इधर से आप। जब आपको जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा, चाहिए यहाँ छोड़ दीजिए, बंद कीजिए सब। कंपनी क्या करती है कि जानबूझकर अपनी खर्चे दिखाती है सरकार को, ताकि मेरा टैक्स न देना पड़े। तो पहले तो केवल कॉरपोरेशन टैक्स था, इसी का एक मान लीजिए इसी का एक भाग है मैट, कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर का एक प्रकार से मान लीजिए कि भाग कह सकते हैं इसको। तब बोली सरकार कि ठीक है, तब सरकार ने मैट को लागू की। अब मैट को लागू करके बोली कि ठीक है, आपकी प्रॉफिट जीरो है क्या है उसे कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ ना कुछ सरकार को टैक्स देनी ही होगी। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक मैट के बारे में? मैट सिंपल फिर मैं बोल रहा हूँ कि यह कॉरपोरेशन टैक्स का एक अल्टरनेटिव टैक्स है, ठीक है। उसके कंपनी के टर्नओवर पर दिया जाता है, लेकिन ये कब दी जाती है, कब लागू की जाती है, जब किसी भी कंपनी के द्वारा अपनी प्रॉफिट जीरो दिखाई जाती है, तब सरकार के द्वारा मैट को लागू की जाती है वहां पे। किसी को कोई डाउट समझने में यहाँ पे? चलिए, इसके बाद दो बात हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एक है इनकम टैक्स,
कल मैंने बताया था क्या इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स, और दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स यानी निगम कर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या हिंदी में, निगम कर, और इसको हम लोग बोलते हैं आयकर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इनकम टैक्स लगता है किस पे लागू किया जाता है, यानी इनकम ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी इंडिविजुअल के इनकम पर इसको लागू किया जाता है क्या, इनकम टैक्स। और इनकम बोल दीजिए या प्रॉफिट बोलिए, इनकम एंड प्रॉफिट ऑफ कंपनी, या अंडरटेकिंग भी कहेंगे, दिया रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो जब किसी कॉरपोरेट के इनकम पर लागू की जाती है तब लागू किया जाता है कॉरपोरेशन टैक्स, और जब किसी इंडिविजुअल की इनकम पर लागू की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। अब समझिए, मान लीजिए कि मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी है कोई, तो मैं इनकम टैक्स दूंगा या कॉरपोरेशन टैक्स दूंगा। देखिए कोई भी, मान लीजिए इसमें कोई किसी भी कंपनी के आप मालिक हैं तो आपको दोनों देना होगा टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स भी देना होगा और इनकम टैक्स भी देना होगा। जैसे मुकेश अंबानी का रिलायंस है, तो मुकेश अंबानी का जो कंपनी में टर्नओवर होगा, तो टर्नओवर मान लीजिए कि उसका हुआ 100 रुपये का, एक साल में कंपनी ने कमाई 100 रुपये का टर्नओवर हुआ, उस 100 रुपये में देखा जाएगा कितना उन्होंने खर्च किया है, ठीक है ना। तो मान लो कि 100 रुपये में उन्होंने 20 रुपया खर्च या 40 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 60 रुपये। अब 60 रुपये पर वो पे करेगा कौन, कॉरपोरेशन टैक्स। जो भी कंपनी होगा उस कंपनी के जो भी मालिक हैं वो भी एक प्रकार से उस कंपनी के एम्प्लॉय रहते हैं, उनका भी पैसा फिक्स रहता है कि एक साल में इस कंपनी से वो कितना पैसा लेंगे। वो समझिए, नहीं डाउट है तो समझिएगा, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं। मान लो कि ए नाम की कोई व्यक्ति है, इनकी कंपनी है कोई, अच्छे समझिएगा यहाँ पे थोड़ा, कंपनी है, इनका टर्नओवर है 100 रुपये एक साल में। तो एक साल में कंपनी में तो बहुत सारे लोग काम भी करते होंगे इस कंपनी में, इसमें से मान लेते हैं कि 40 रुपये इन्होंने एक्सपेंड कर, यानी एक्सपेंडिचर इनका आ गया 40 रुपये, अच्छे समझिएगा 40 रुपये इनका एक्सपेंडिचर आ गया। तो बचा कितना इस कंपनी में, 60 रुपये, यानी इनकी प्रॉफिट हुई। तो इस पर लगेगा क्या, कॉरपोरेशन टैक्स लगेगा, लगेगा ना कॉरपोरेशन टैक्स, कोई दिक्कत किसी को समझने में, यानी निगम कर इस पे लगेगा, कॉरपोरेशन टैक्स इस पे लगेगा, निगम कर। अब फिर समझेंगे यहाँ पे दूसरा बात, जो 40 रुपया खर्च हुआ है, तो ये जो कंपनी है, ये एक का जो कंपनी है, ये भी इस कंपनी में क्या है, एम्प्लॉई है। तो हो सकता है कि इनमें से इनको 10 रुपया एक कमाए हूँ उस कंपनी में एक साल में, तो 10 रुपया पर यह इनकम टैक्स पे करेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो कंपनी भी चला रहा हो वो इनकम टैक्स भी पे करता है और साथ में कॉरपोरेशन टैक्स भी पे करता है। जैसे मान ली कि प्रेरणा आईएएस कल कोई कंपनी बन गई, तो इसका माने कोई एक आदमी ने पूरा कारभार अपने हाथ में ले लिया, तो जो मालिक होंगे उनका जो जितना भी टर्नओवर होगा, इस कोचिंग से अगर प्रॉफिट आ रही है, जितना भी आए प्रॉफिट, तो वो तो जितना, अच्छा मानिए टीचर लोग का बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैनेजर ओनर जितने लोग काम कर रहे हैं इसमें, उनका पैसा सब दिया जाएगा। तो जो ऑनर होंगे ना वो भी दिखाएंगे कि भाई इस कंपनी में काम करता हूँ 8 घंटे, उनको दिखाना पड़ता है कि मैं कंपनी में 8 घंटे काम करता हूँ, मेरी सैलरी कंपनी से इतनी आती है, 1 लाख 2 लाख जितना भी है, तो 1-2 लाख पे वो इनकम टैक्स पे करेंगे और कंपनी की जितनी प्रॉफिट होगी उस पर वो कॉर्पोरेशन टैक्स पे करेंगे। किसी कोई डाउट समझने में यहाँ तक समझ में आ रहा है? इधर भाई पीछे आप कहाँ, इधर आप लोगों को। तो कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स जब किसी कंपनी के इनकम पर या किसी कंपनी के टर्नओवर पर लागू किया जाता है तब उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। और जब किसी व्यक्ति के इनकम पर, इंडिविजुअल के इनकम पर लागू किया उसको बोलते हैं हम लोग इनकम टैक्स। लेकिन अगर एक बार सवाल पूछ दिया कि कॉर्पोरेशन टैक्स एक प्रकार से इनकम टैक्स है, स्टेटमेंट गलत है या सही है? सिंपल बोला है, कॉर्पोरेशन टैक्स एक प्रकार से इनकम टैक्स का है भाग है, चाहे इनकम टैक्स का ही रूप है।
गलत या सही? सही है। इनकम टैक्स जो है कॉर्पोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स का ही एक भाग मान सकते हैं। क्यों? कि इनकम टैक्स में इंडिविजुअल पे करता है और कॉर्पोरेशन में कोई संस्था पे करेगी, अंतर यही है। दोनों ही इनकम टैक्स का ही एक भाग है। किसी कोई डाउट समझने में यहाँ तक? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा है कैपिटल गेन टैक्स, CGT, कैपिटल गेन टैक्स, जिसको हम बोलते हैं पूंजी लाभ कर। पूंजी लाभ कर। देखिए अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत, अगर हम लोग देखेंगे तो एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। हम लोग को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, यानी दीर्घकालिक और अल्पकालिक हम लोग को नहीं समझना है। बस इतना समझना है कि इसमें 3 कंडीशन बनता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एसेट है, ठीक है, जिसकी कीमत टोटल 100 करोड़ की है, या 100 रुपये, 100 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 रुपये की एसेट है मेरी, ठीक है ना। तो इसमें 3 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन ये है, एक कंडीशन बन रहा है ये कि जो कंपनी है ये 90 रुपये के बाद में मैंने सेल किया, 2-3 साल बाद वो 90 रुपये की बिकी। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है यहाँ पर बी में, दूसरा कंडीशन कि अब बिकी 100 के 100 रुपये में। और तीसरा कंडीशन यहाँ पे सी हो सकता है, ये बिकी 125 रुपये की। तो किस पर लगे कैपिटल गेन टैक्स? हाँ, तो इस पे जो टैक्स लगेगा ना, क्योंकि ये तो भाई 100 रुपये की या 90 रुपये में बिकी, तो मैं खुदे लॉस में हूँ, तो मैं टैक्स क्या दूंगा? तो लगेगा नहीं इस पे। 100 के 100 बिकी, कोई प्रॉफिट नो लॉस पे मामला चल रहा है, तो ये भी लगेगा नहीं। अब इस पे कितना प्रॉफिट मुझे दिख रहा है? 25 रुपये की प्रॉफिट दिख रही है। तो इस पे जो टैक्स इम्पोज किया जाएगा, इस पे जो टैक्स इम्पोज होगी, इस पे जो टैक्स इम्पोज होगी, इसी को हम बोलते हैं क्या? कैपिटल गेन टैक्स। इसका थोड़ा और भी देखेंगे हम लोग कि कैपिटल गेन टैक्स में बोलता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है या शॉर्ट टर्म है। 3 साल के बाद अगर संपत्ति को हम लोग बेच रहे हैं कैलकुलेट करके, तो चल जाता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में संपत्ति को बेच दिया अपना, वो जाता है शॉर्ट टर्म में। उतना हम लोग को डिटेल्स में नहीं समझना है, बस ये समझना है कैपिटल गेन टैक्स होती क्या है। किसी को डाउट समझना है यहाँ पे कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होती है? ये समझ गए। इनकम टैक्स क्या होती है, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की है कि मैट क्या होता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है। ये भी एक प्रकार से कॉर्पोरेशन टैक्स का ही भाग है। लागू कब की जाती है? जब किसी भी कंपनी के द्वारा अपनी प्रॉफिट 0 दिखाई जाती है, उस पर सरकार द्वारा लागू की जाती है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। उसके बाद हम लोग बात किए टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने बात किया है सिंपल कि भाई इनकम टैक्स समझ गए, कॉर्पोरेशन टैक्स समझ गए, मैट समझ गए, वेल्थ टैक्स। अब समझिए संपत्ति कर क्या है। पहले संपत्ति कर अलग होती थी, अभी वर्तमान में क्या किया गया है कि वेल्थ टैक्स को इनकम टैक्स में ही मिला दी गई है। वेल्थ टैक्स को इनकम टैक्स में मिला दी गई है। तो अब अलग से ऐसा कुछ है नहीं मामला, दोनों साथ में ही चल रहा है, कोई दिक्कत। कैपिटल गेन टैक्स समझ गए क्या होता है। दूसरा है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स में सिंपल ये बोल रहा है कि अगर कोई आपको उपहार दे रहा है, उपहार की राशि अगर 50,000 से कम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, सिंपल। लेकिन अगर उपहार की राशि 50,000 से ज़्यादा है, मान ली कोई आपको उपहार में ट्रक दे दिया खरीद कर, तो उस पर टैक्स लगेगा और डायरेक्ट टैक्स में ही आएगा। कोई आपको चॉकलेट दे रहा है उपहार में, उस पर थोड़ा टैक्स लगेगा, वो तो 20 रुपये या 10 रुपये की होगी, चाहे मैक्सिमम 100 रुपये की हो सकती है। एकदम लगे। कौन बने करोड़पति क्या है? कौन बने करोड़पति पे आपको लॉटरी लग रही है ना वहाँ पे, तो उस पर टैक्स लगती है और 30% टैक्स लगती है। अगर आप 1 करोड़ रुपये कमा रहे हैं तो 30 लाख देकर पहले आएंगे, और आपको देना भी नहीं है, वो काट कर ही देगा आपको। उसको पता ही कहीं निकल गया, पता नहीं चलेगा कहाँ खोजूंगा मैं उसको। तो जब आपकी अमाउंट साइन होगी, सारा चीज़ आएगा, आपको दिखाया जाएगा 1 करोड़ कि आपने 1 करोड़ रुपया यहाँ पे जीता। इतना बड़ा बाबा आएंगे लेकर, इतना बड़ा वो चेक, बाबा समझ रहे हैं किसको? अमिताभ जी, हाँ। और उसके बाद जब आपको पैसा जब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी तो कट के आएगी 70 लाख, क्योंकि भाई आपने लॉटरी लगाया, आपका थोड़े की मेहनत करके कमाए हैं आप। सरकार बोलेगी कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लाओ इधर दे दो। और उसमें एज डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि एज इतना कम है चाहे ज़्यादा है तो आपका टैक्स कम लगेगा। एज से कोई मतलब नहीं, लॉटरी लगी है, पैसा देना होगा, किसी भी एज ग्रुप के आदमी हो। अभी नहीं कि पैदाइशी तो ना कोई पहुंच जाएगा वहाँ पर, ये भी तो सोचना है कि सर कोई 5 साल का लड़का पहुँच गया तो कैसे जीतेगा केबीसी में।
जीत भी सकता है, एक आध क्वेश्चन तो जीत ही जाएगा। तो एक आध क्वेश्चन की गिनती थोड़ा है, करोड़ की बात हो रही है। कोई जाएगा 5 साल का बच्चा जी? 5 करोड़? हाँ, जो 5 साल के बच्चे जाते हैं ना, एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए आप, आज एक आध को बच्चे जो एक्सेप्शनल, कौटिल्य नाम का लड़का आया था, बहुत फेमस हुआ था वो, उसका छोड़ दीजिए। हाँ, तो जो वो आते हैं ना, उसको एकदम पहले से बना कर रखा भी जाता है कि भाई कैसे, जैसे बहुत सारे वहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस लोग जाते हैं, उसको कहाँ से पता होगा, उसको खुद नहीं पता कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, उस सबको वो लोग कैसे बताएंगे कि हिमालय कहाँ से निकल, मैंने हिमालय से कौन नदी निकलती है, कहाँ जाती है। लेकिन लोग जीत जाते हैं, उन लोगों को बताया जाता है कि ये क्वेश्चन पूछे आंसर यहीं लगाना है, ताकि उन लोगों का बेइज्जती ना हो मार्केट में। अब पूछा गया, किससे पूछा गया, शायद एक बार आलिया भट्ट से पूछा गया कि सोनाक्षी सिन्हा से, खैर चलिए वो तो महान है, इधर आइए। आलिया भट्ट से पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो बोले मोदी जी। अभी नहीं, अभी 2-4 साल पहले की बात है, अब तो मतलब थोड़ा होशियार हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। वो सब पढ़े कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो राष्ट्रपति कौन है, तो बोले मोदी जी। प्रधानमंत्री तो मोदी जी होंगे फिर। बोले कि मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है। कहाँ से मतलब होगा, सब कुछ तो मिल गया, थाली में सजाया हुआ, लो खा लो, है कि नहीं। जैसे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो समाजवाद चलता है उसको, नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हाँ नेपोटिज्म। अच्छा, नेपोटिज्म मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि नेपोटिज्म गलत है या सही है? मतलब एक नॉलेज होना चाहिए उस बेसिस पे वो हो तो ज़्यादा। जैसे मान लीजिए एक सिंपल, मान लीजिए मेरा बिजनेस है, कोई मेरे पापा का बिजनेस है, कोई जो भी है, कल मैं अगर पापा कुछ दिन बाद तो ऐसे भी लोगों का चल जाता है बुढ़ापा में खासकर, तो मतलब मैं ही संभालूंगा, मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है, उसमें हम लोगों ने नेपोटिज्म नहीं दिखेगा। दिखता है क्या? कोई बोलता है कि उसका डॉक्टर बेटा था, उसका बाप डॉक्टर था, वो बेटा बनेगा डॉक्टर, तो नेपोटिज्म। लेकिन 2 जगह नेपोटिज्म दिखता है, एक पॉलिटिक्स में और एक मतलब एक्टिंग वाला जो स्किल में मामला है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए नेपोटिज्म के विरुद्ध मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब मैं उसकी बढ़ावा दे रहा हूँ, एकदम गलत नहीं होना चाहिए, जिसमें टैलेंट वहीं आगे जाए। लेकिन एक पॉइंट थोड़ा सोचना ये भी है कि जिसका बाप दादा मामा फूफा मौसा मौसी जो भी लोग हैं, सारे लोग वहीं काम कर रहे हैं, तो उसके घर में कहाँ से आईएएस बनने की भूख लगेगी लोगों में? समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मान ली कि मतलब जैसे आलिया भट्ट, उसका बाप मामा मामी जो भी लोग हैं, सारे एक्टिंग ही कर रहे हैं, तो जो पैदा होगी तो एक्टिंग सीखेगी, कुछ आईएएस बनेगी, तैयारी करेगी, पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ेगी, वहीं लोग जाएंगे ना। अब सलमान का बाप उतना बड़ा मतलब राइटर था, जो सलीम नाम है उनका, सलीम खान, तो उनके बेटे एक्टर ही बनेंगे, थोड़ा ना कि लोग बन जाएंगे कि हाँ नहीं अब मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, है कि नहीं। लेकिन मुकेश अंबानी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे कि उसका बेटा तो संभाल रहा है ना, अब तो वही है जो उसका जो संभाल रहा है ना, वो उस पर हम लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के पूरा खानदान पॉलिटिक्स में था, और अब राहुल गांधी, तो हम लोग उसको नेपोटिज्म के बारे में ला देंगे कि मैं नेपोटिज्म फैला रहा है। जैसा देखिए, जैसा आईसीसी का चेयरमैन बन गया। अब जो भी हो, याद करना है, भले जो भी हो, सवाल है, एक नंबर का सवाल है वो कि आईसीसी का नया चेयरमैन कौन है। मतलब दिसंबर से वो अपना पद ग्रहण करेंगे, और जब भी वो आईसीसी का चेयरमैन बने हैं अभी, तो आईसीसी के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़िएगा, उसकी स्थापना कब हुई, उसका हेड क्वार्टर कौन है, कितने मेंबर है, कितने लोग उसको गवर्न करते हैं, सारा चीज़ अच्छे से पढ़ना है। समझ रहे ना कि एक आध बीपीएससी में आईसीसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार, क्योंकि अपना आदमी बना है वहाँ पर। अब हम लोग एकदम जीतेंगे, हम लोग रिजल्ट बदलवा देंगे, क्या दिक्कत है? है कि नहीं? कोई यहाँ तो किसी को डाउट है? चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ से। सर माइनिंग में जब हम लोग टैक्स पे करते हैं, वो कैसे पहले लीज पे लेते हैं सर? हैं? माइनिंग करते हैं ना सर, हाँ, गिट्टी जो बनाते हैं, सर उसके बाद पहले हम लोग लीज पे लेते हैं सरकार से। लीज पे? हाँ लीज पे, हाँ हाँ। तो सर उसमें टैक्स कैसे पे करेंगे? अच्छा, उस पर कैसा टैक्स लगना चाहिए आपके हिसाब से? डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा उस पर ना। जैसे मान लें कि आप खुद काम करवा रहे हैं, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना सर,
देखिए पैसा इन्वेस्ट कहाँ भी हो पाती है पहले। माइनिंग का मतलब क्या, माइनिंग में ठेकेदारी होती है वो। हाँ हाँ समझ गया मैं। तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर जो टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स, तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया फिर कमा रहे हैं उससे। जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाएंगे उससे जो प्रॉफिट मिलेगा तो आपको डायरेक्ट टैक्स ही है, लेकिन उसके लिए एक अलग टैक्स आता है, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिक्योरिटी होता है STT, देखिए बता रहा हूँ मैं, कहाँ गया जी STT, इधर है। एक है STT, समझेंगे STT, और दूसरा है CTT। फिर समझे, ये सब इसलिए बता रहा हूं कि अगर सवाल पूछ जाए कि किसका भाग है, इस सारे के सारे मैं बता रहा हूं डायरेक्ट टैक्स के बारे में, कोई दिक्कत, सारे के सारे मैं बता रहा हूं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो देखिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है इसको। STT का मतलब होता है, STT का मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये है क्या, थोड़ा समझेंगे। सिक्योरिटी जितना भी आप बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब खरीद रहे हैं, सरकारी प्रतिभूति जब खरीद बेच जब उसकी की जाती है, उस पर जो प्रॉफिट होता है और उस पर जो टैक्स लागू की जाएगा वो इसी के अंतर्गत आएगी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जैसे आप शेयर मार्केट में अगर आप लोग कहीं पैसा वैसा लगाते होंगे, शायद समझते होंगे शेयर मार्केट को, तो शेयर मार्केट में आप क्या किया है कि अगर आप एक दिन में, शेयर मार्केट तो 2-3 तरीके से, एक तो होता है कि भाई आपने पेनी स्टॉक खरीद कर लगा दिया पैसा 2-4 साल बाद, एक होता है कि भाई डेली खरीद बिक्री कर रहे हैं, एक होता है कि नहीं मैंने होल्ड करके रखा 2-4 दिन, मानी मैं जिस कंपनी में पैसा लगा वो कंपनी अभी लॉस में जा रही है तो मैं होल्ड करूंगा, उसको होल्ड करके देखूंगा 3-4 दिन कि भाई लॉस दे रही है प्रॉफिट दे रही है। तो जब भी मैं उसका ट्रांजैक्शन करूंगा उस पर 20% कट कर पैसा आ रहा है। इस बार बजट में उसको मेंशन किया गया स्पेशली कि अगर आप जो भी सिक्योरिटी शेयर मार्केट के थ्रू जो व्यापार करेंगे, जिसमें पैसा लोग लगा रहा है, तो 20% आपके प्रॉफिट से कट कर पैसे आएंगे। अगर आप होल्ड कर रहे हैं पैसा के, जैसे मानिए आज मैंने पैसे लगा दिए IFC में और पैसा को मैंने निकाला ही नहीं, तो जब मैं 2-4 दिन बाद जब पैसे को निकालूंगा जो प्रॉफिट, उसमें 20% कट कर मेरा पैसा आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना। तो जो बोला है कि जो बॉन्ड है, डिबेंचर है, सरकारी प्रतिभूति है, जितने भी चीजें हैं, हम लोग शेयर मार्केट पढ़ेंगे तो बात करेंगे, उसके प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसी को हम रखते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अंतर्गत। कोई दिक्कत समझने में। और एक और होता है कमोडिटीज, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स करते, इसको बोलते हैं कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कोई दिक्कत, तो कमोडिटी ये भी है ट्रांजैक्शन टैक्स। ये क्या है समझेंगे। अब जाएंगे कहीं कहीं मार्केट में, अपने बड़ा जहाँ पे सब्जियों का या किसी भी चीज़ का खरीद बिक्री की जाती है, जैसे मान ली कि मैंने गेहूँ खरीद लिया, व्यापारी लोग का काम करता है ना, गेहूँ एक बार खरीद लिया, चावल एक बार खरीद लिया, और खरीद कर अपने पास होल्ड करता है और वेट करता है कब उसका प्राइस थोड़ा बढ़े, और जब उस पर बेचेगा, यानी जब भी कमोडिटी का मतलब है तो यहाँ पे गुड्स होता है, वस्तु, तो चावल, गेहूँ, मक्का, जो भी चीज़ें हैं उसको खरीद कर हम लोग होल्ड किए, उसको बाद में हम लोग बेच रहे हैं, उस पर जो टैक्स लगेगा वो आता है इसके अंदर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अंतर्गत। ये सारे के सारे, ये 2 हो गया, और एक और का अभी मैंने बताया था मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये जो 3 है ये सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत, सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। किसी कोई डाउट है समझने में। तो यहाँ पर मैंने 5 बताया था डायरेक्ट टैक्स, जिसमें मैंने बताया इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, मैट, STT और CTT। ये सब डायरेक्ट है नहीं, मतलब डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते हैं लोग, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत है। और इस सारे के सारे जो 3 टैक्स है, पूछता है सवाल, पूछ दिया कि जो मैट है, STT है, CTT है, यस, जब इस पर टैक्स लागू किया तो किसके द्वारा वसूल की जाती है, तो इसकी वसूली हमेशा केंद्र सरकार करती है। लिखेंगे इसकी वसूली केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। कोई दिक्कत, कोई डाउट है किसी को। STT का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। STT का जैसे शेयर मार्केट, बॉन्ड डिबेंचर का नाम सुने आप लोग। बॉन्ड डिबेंचर एक प्रकार से ऋण पत्र होता है। उसका काम क्या है, बॉन्ड डिबेंचर का मुख्य काम यह है कि RBI सरकार के लिए, कभी मान लीजिए भारत सरकार को पैसे की आवश्यकता है,
तो आरबीआई क्या करती है कि मार्केट से पैसे को उठाती है और भारत सरकार के लिए पैसे की व्यवस्था करती है। तो आरबीआई के पास दो ऑप्शन है पैसे की व्यवस्था करने के लिए, या तो आरबीआई खुद पैसे को छपाई कर दे, सरकार को वहाँ पे उसके व्यवस्था जितना जरूरत है उसका दे दे, लेकिन जब पैसे का फ्लो ज़्यादा होगा इकोनॉमी में, पैसे की छपाई होगी तो महंगाई आएगी। तो महंगाई, या कभी कभी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि महंगाई बढ़ी रहती है, तो महंगाई आने के पीछे भी यही है कि इकोनॉमी में पैसे का फ्लो ज़्यादा हो गया है। तो पैसे का फ्लो ज़्यादा हो गया मानी हम सब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए, तो हम सभी लोग के पास जब पैसे ज़्यादा रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे किसी ना किसी वस्तु का। जब डिमांड बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा तो महंगाई आ गई। तो सरकार क्या करती है कि जो बॉन्ड हो गया, जो डिवेंचर हो गया, जिसमें ट्रेजरी बिल हो गया, बहुत सब तरह की चीज़ें होती है, उसके थ्रू मार्केट से पैसे को वसूल करती है, पैसे को सूखने का काम करती है। पैसा ले लेगी, आपको एक ऋण पत्र दे देगी, एक प्रकार से कागज ही है, कागज का टुकड़ा जिसको दस्तावेज भी बोल सकते हैं हम लोग, सिंपल दस्तावेज आपको दे देगी कि भाई चलो 100 रुपये का है अभी सिक्योरिटी, आप लोग खरीद लो। बाद में 2-3 महीने बाद जब मैं इसको दूंगा तो 120 रुपये की जगह पर मैं दे दूंगा और आपसे अपना दस्तावेज ले लूंगा। तो हम लोग क्या हो गया, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो गया, महंगाई भी कंट्रोल हो गया, सरकार का काम भी हो गया, सारा काम हो गया। मैंने एक काम, ऐसा नहीं कि मुख्य उद्देश्य, और भी बहुत सारे उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बॉन्ड डिवेंचर इस सब का काम की जाती है। जैसे ट्रेजरी बिल पूछेगा कि ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आरबीआई के द्वारा, और उसमें जो मिनिमम लेन देन की जाती है ट्रेजरी बिल में, या तो 91 डेज के लिए होता है, ठीक है ना, या तो इसके दोगुना कर दीजिए 182 दिन या 364 दिन। और इस सारे के सारे आते हैं मनी मार्केट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, क्योंकि मुद्रा बाजार के अंतर्गत जो लेन देन की जाती है वो मिनिमम 1 दिन के लिए होती है और मैक्सिमम 364 दिन, या कहीं अगर ऑप्शन में 365 दे दिया तो दिक्कत नहीं है, कन्फर्म ही है, कोई दिक्कत। ये है मनी मार्केट। इसी का एग्जाम्पल है ट्रेजरी बिल, लेकिन ये सब जानना नहीं है, अभी इसको हटाना है। क्या, कौन, हाँ नहीं, डिजिटल सर्विस केंद्र सरकार वसूल करेगी, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा वो। नहीं, दोनों अलग है। अभी तो मैंने बताया कि कैपिटल गेन टैक्स जो है सीजीटी, वो है आपके एसेट के बारे में बात कर रहा है, आपके वो संपत्ति के बारे में बात कर रही है। कमोडिटीज का मतलब है कि जब किसी भी वस्तु की खरीद बिक्री की जा रही है, वस्तु की खरीद बिक्री, चावल, दाल, गेहूं, मक्का, ये सब, राई, सरसों, ये सब की जब खरीद बिक्री की जाएगी, और कौन करता है, व्यापारी लोग करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे छोटे मोटे व्यापारी के बारे में बात नहीं करूँ, मैं कर रहा हूँ बड़े बड़े व्यापारी के बारे में, जो आज खरीद लिए, मान लीजिए कि चावल मिल रहा है 2 रुपये के जी, मैंने खरीद कर रख लिया, जब चावल का दाम 3 रुपये के जी हो तो मैंने बेचा, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है ना मुझे, उस पर टैक्स लगेगा। ये आता है सीटीटीडी के अंतर्गत, कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अंतर्गत, बस यही है। नहीं, ऐसा नहीं खाने वाले आएंगे, लेकिन मैं एग्जांपल बताऊँ, नहीं मशीनी नहीं आएंगे, नहीं, मतलब इसमें जनरली ऐसा आता है जो गेहूं, आटा, चावल, इस सब के अंतर्गत ही लाया जाता है इसको, कमोडिटीज़ को। कमोडिटीज़ का सिंपल मतलब होता है गुड्स, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सिंपल इतना समझना है और कुछ नहीं समझना है इसके अंतर्गत। माइनिंग तो भाई आपका बिजनेस तो कॉर्पोरेशन में आएगा ना, माइनिंग कॉर्पोरेशन में आएगा ना, इसमें कैसे आएगा, किस में आप बोल रहे हैं, तो मैट में, मैट में कैसे, मैट तो अलग है ना, मैट तो अलग है। हाँ, मैट क्या होता है, देखिए अभी मैंने बताया कि मैट का मतलब क्या होता है, मैट का मतलब एक प्रकार से कॉर्पोरेशन टैक्स होती है। वो कब लागू की, जब किसी कंपनी के द्वारा होशियारी की जाती है, सिंपल नहीं समझिए, जब कोई, नहीं वो तो अलग, कर के ऊपर कर यहाँ पे कैसे लागू हो जाएगा। हाँ, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए ही, और दूसरा का मतलब देखिए, मैं सिंपल ही बोल रहा हूँ ना, उतना मैं डीप मामला को लेकर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें जो है ना एकदम इजी वे में चीज़ों को समझा जाए, ठीक है ना। कैस्केडिंग इफेक्ट के अंतर्गत इसको लाया गया था, सिंपल नहीं है, लेकिन मैं सिंपल एक लाइन में बता रहा हूँ कि मैट का इस्तेमाल तब की जाती है जब किसी भी कंपनी के द्वारा ये होशियारी की जाती है कि मैं होशियार हूँ, आप लोग बेवकूफ़ बैठे हो, सरकार बेवकूफ़ है, मैं होशियार हूँ, मैं अपना प्रॉफिट 0 दिखा दिया। अब बहुत सारी कंपनियां लगी लगातार करने, तो सरकार बोलेगी सब कंपनी ऐसे ही करेगी तो मुझे तो रेवेन्यू आएगा ही नहीं, और जब सरकार के पास कोई रेवेन्यू आएगी नहीं
तो क्या सरकार कोई भी पब्लिक वेलफेयर के काम करेगी? नहीं करेगी। सरकार के पास जब रेवेन्यू है तभी तो सरकार कोई काम करेगी ना हम लोग के लिए। तो क्या कि ठीक है कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, कॉर्पोरेशन टैक्स मत दीजिए, मैट दे दीजिए। आपकी कंपनी प्रॉफिट में हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे कोई मतलब नहीं, या तो दीजिए नहीं तो कंपनी बंद कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि नहीं भाई वो तो रहेगा ही। तो यही है, कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए लाया गया था, लेकिन मैं उतना नहीं बता रहा हूँ, सिंपल है। इतना समझ में आ गया चीज़ों को? तो पर लिखेंगे यहाँ पे एक बार, इनकम टैक्स लिखकर डैश मारेंगे। इनका नहीं लिखा ना, अच्छे से लिखवा रहा हूँ ना। अच्छे से नहीं लिखवाऊँ, छोड़ दूँ? लिखवा, लिख ले, इनकम टैक्स लिखे। जब लिखेंगे, जब इंग्लिश में कहाँ से लिखेंगे, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में अर्जित, एक वित्तीय वर्ष में अर्जित, एक वित्तीय वर्ष में अर्जित किसी व्यक्ति के वार्षिक आय, किसी व्यक्ति के वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर को, लगाए जाने वाले कर को आय कर कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं। लिखें इंग्लिश में, ए टैक्स चार्ज्ड ऑन, अ टैक्स चार्ज्ड ऑन एनुअल इनकम ऑफ, चार्ज्ड ऑन या इम्पोज्ड ऑन भी लिख सकते हैं, जो लिखना है, चार्ज्ड ऑन या इम्पोज्ड ऑन एनुअल इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल। हो गया? आगे लिखेंगे। अभी देखो एक और बात है, जैसे अभी जो डाटा आई है कि भाई इनकम टैक्स कितने अंतर्गत कितना आप कमाएंगे तो कितना टैक्स देंगे, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डाटा पे बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग केवल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डाटा हम लोग लास्ट में देखेंगे चीज़ों को लेके, जब क्लास हो जाएगी पूरा इकोनॉमिक्स की ना, एज वाला, तो हम लोग डाटा जितना भी लेटेस्ट डाटा होगा उसको मैं एक साथ लिखवा दूंगा। तो अभी लिखवाने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं केवल अभी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि चीज़ें क्या है कैसे। आगे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखे में लिखेंगे इनकम टैक्स में ही, यह एक प्रकार से, यह एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर। यह एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। लिखेंगे इसमें, यह कर किसी निगम या संस्था, यह कर किसी निगम या संस्था के, यह कर किसी निगम या संस्था के मुनाफे, संस्था के मुनाफे या शुद्ध आय पर, मुनाफे या शुद्ध आय पर लगाए जाने वाला कर होता है। लिखेंगे इंग्लिश में, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स which is imposed on annual income slash profit of a company, profit of a company। हो गया। संपत्ति कर मैंने बता दिया है कि संपत्ति कर को अभी किस में मिला दिया गया है, इनकम टैक्स में मिला दी गई है, ठीक है ना। कैपिटल गेन टैक्स का मैंने यहाँ पे ये सब लिखे हैं आप लोग, कहाँ गया जी, ये वाला लिखे हैं, ये वाला। तो इसको सिंपल समझना है कि पूंजी लाभ कर कहता क्या है। पूंजी लाभ कर का सिंपल मतलब है कि कोई भी आपकी जो संपत्ति है, एसेट है, अगर उसको कुछ दिन बाद हम लोग सेल करेंगे तो देखेंगे अभी वर्तमान में उसकी कीमत कितनी थी उस टाइम, अभी उसकी कीमत कितनी है, प्रॉफिट या लॉस है। अगर प्रॉफिट हो रही है उस पर जो टैक्स लगेगा उसी को हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। कोई डाउट समझने में? कैपिटल गेन टैक्स
आगे उसके बाद लिखे हम लोग देखेंगे। इसके बाद मैंने बताया मैट। मैट क्या होता है? एक प्रकार से अल्टरनेटिव टैक्स होता है, कॉरपोरेशन का अल्टरनेटिव टैक्स है, ठीक है ना। और ये कब लागू की जाती है? जब कोई भी कंपनी अपनी मुनाफे प्रॉफिट जीरो दिखाती है, उस केस में मैट को लागू की जाती है सरकार के द्वारा। लिखेंगे या हो जाएगा उतना से काम? हो जाएगा ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ टैक्सेशन। मेथड ऑफ टैक्सेशन, मेथड ऑफ टैक्सेशन यानी इसका मतलब क्या हुआ? मेथड ऑफ टैक्सेशन का यहाँ पे बोल रहा है कि टैक्स के कितने मेथड हैं, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ टैक्सेशन 3 है। एक है प्रोग्रेसिव मेथड, प्रोग्रेसिव मेथड जिसको बोलते हैं प्रगतिशील विधि, प्रगतिशील विधि। कहीं कहीं एक और सुनिए, कहीं कहीं देता है क्या? प्रोग्रेसिव टैक्स मेथड। प्रोग्रेसिव बीच में लगा देगा टैक्स मेथड, तब प्रगतिशील कर विधि, ठीक है ना, लगा ही देता हूं मैं। प्रोग्रेसिव टैक्स मेथड, ठीक है ना, लिख लेंगे प्रगतिशील कर विधि। दूसरा है रिग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स मेथड। इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिगामी, प्रतिगामी कर विधि। और तीसरा है प्रोपोर्शनल टैक्स मेथड। इसको बोलते हैं अनुपातिक, अनुपातिक कर विधि। अनुपातिक कर विधि होता क्या है तो समझेंगे। जो मेथड ऑफ टैक्सेशन है, जो यहाँ पे बात कर रहा है मेथड ऑफ टैक्सेशन के बारे में, तो 3 प्रकार की मेथड है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। समझेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है। प्रोग्रेसिव टैक्स मेथड का सिंपल बोल रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल का, वो इंडिविजुअल हो या कोई भी कंपनी हो, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी उसी रेशियो में उसकी टैक्सेस भी बढ़ेगी। कोई दिक्कत? यानी ज़्यादा कमाने वाले लोग सरकार को ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। कोई दिक्कत? रिग्रेसिव टैक्स मेथड का मतलब इसका उल्टा है। यहाँ पे बोला है कि ज़्यादा कमाने वाले लोग सरकार को कम टैक्स पे करेंगे और कम कमाने वाले सरकार को ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। अब इसके पीछे 2 कारण है। इसका मतलब है कि लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए इसको लाई जाती है कि भाई अगर मैं कम कमाऊंगा तो सरकार को ज़्यादा टैक्स देना होगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं, अपने कंपनी का उत्पादन बढ़ाऊं। और दूसरा, सरकार कभी कभी किसी खास उद्देश्य या किसी टारगेट को पूरा करने के लिए रिग्रेसिव मेथड को लागू करती है। जैसे मान लीजिए कि सरकार को लग रहा है कि भाई भारत में जितनी गेहूं की उत्पादन चाहिए उतनी गेहूं की उत्पादन नहीं हो पा रही है, या सरकार को लग रहा है कि भाई जितने मछली के उत्पादन चाहिए भारत में उतने मछली के उत्पादन नहीं कर पा रहे हम लोग भारत, तो सरकार क्या करेगी? इस रिग्रेसिव मेथड को लागू कर देगी। और इस रिग्रेसिव मेथड को लागू करने के पीछे क्या होगा? सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मान लो कि सरकार का टारगेट है कि मैं 1 लाख क्विंटल मछली अगले फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में मैं उत्पादन कर लूँ भारत में। अगर उतना उत्पादन नहीं हो पाएगी तो फिर दिक्कत है। तो सरकार पहले ही टारगेट फिक्स करेगी कि भाई अगले साल मुझे 1 लाख क्विंटल मछली का उत्पादन करना है। तो जितने भी लोग मछली का व्यापार करते होंगे सब लोग लग जाएंगे मछली के उत्पादन करने में, और उन लोगों में होड़ रहेगी भाई जल्दी ज़्यादा मैं मछली का उत्पादन करूं ताकि मुझे टैक्स कम देना पड़े। जैसे ही सरकार का टारगेट पूरा होगा कि भाई मुझे जितना चाहिए उतना मुझे मिल गया,
तुरंत क्या करेगी सरकार, इसको हटा देगी। यानी सरकार का काम भी हो गया और जिनको जितना ज़्यादा उत्पादन किया उनको टैक्स के रूप में कम देना पड़ा, दोनों काम सरकार का बन गया, कोई दिक्कत। और प्रोपोर्शनल टैक्स मेथड का सिंपल मतलब कि आपकी इनकम ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं है, सभी लोग एक फिक्स्ड अमाउंट में सरकार को टैक्स पे करेंगे, कोई दिक्कत। सभी लोग एक फिक्स्ड अमाउंट में सरकार को टैक्स पे करेंगे, उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स मेथड, अनुपातिक कर विधि। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं प्रोपोर्शनल टैक्स मेथड का, तो इसका सिंपल एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जीएसटी हो सकता है, क्योंकि जीएसटी जो है वह एक प्रकार से क्या है, फिक्स है ना भाई। कोई भी लोग है जो भी सामान खरीदेंगे तो सभी लोगों पर समान टैक्स के रूप में देना होगा। अच्छा, रिग्रेसिव का एग्जाम्पल, रिग्रेसिव का कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि सर हमें अच्छा दूसरा बात है कि परमानेंट टैक्स मेथड है भी नहीं रिग्रेसिव, इसको समय समय पर, हाँ टेम्पोररी है ये, इसको समय समय पर जब सरकार को जरूरत लगेगी तो इसको सरकार लागू करती है। और प्रोग्रेसिव में तो बहुत सारे हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, कोई दिक्कत समझने में? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स मेथड में मोर इनकम पीपुल पे मोर टैक्सेस, मोर टैक्स, यानी लिखेंगे ज़्यादा कमाने वाले लोग, प्रोग्रेसिव में ज़्यादा कमाने वाले लोग या ज़्यादा आय वाले लोग सरकार को ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, ज़्यादा कमाने वाले लोग सरकार को ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। इट इज परमानेंट टैक्स मेथड, यह एक प्रकार से परमानेंट को क्या बोलते हैं, अस्थाई, यह एक प्रकार से अस्थाई कर व्यवस्था होती है। प्रोग्रेसिव टैक्स मेथड एक प्रकार से अस्थाई कर व्यवस्था होती है। दूसरा लिखेंगे यहाँ पे मोर इनकम पीपुल्स पे लेस टैक्सेस, यानी ज़्यादा आय वाले लोग सरकार को, ज़्यादा आय वाले लोग सरकार को कम टैक्स पे करेंगे। और इसमें लिखेंगे इट इज टेम्पोरेरी टैक्स मेथड, ठीक है ना। और दूसरा है प्रोपोर्शनल, यानी आपका इनकम, किसी भी इंडिविजुअल का इनकम कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, सभी लोग एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट टैक्स के रूप में पे करेंगे, फिक्स्ड अमाउंट टैक्स के रूप में पे करेंगे, अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं तो सिंपल हो सकता है जीएसटी, और इसका अगर एग्जाम्पल बताया जाए तो सिंपल हो सकता है क्या, इनकम टैक्स, समझ में आ रहा है? कौन से? तो कॉर्पोरेशन टैक्स में जाएगा वो, टेलीकॉम कंपनी का। हाँ टेल, तभी तो नया अभी आया है उस पर 2022-23 में, तो अभी फिर से हुआ है उसमें, मतलब संशोधन किया गया, रिकमेंडेशन किया गया। देखिए उसके लिए एक अलग टैक्स है, वो कहता है गूगल टैक्स, जिसे एक प्रकार से गूगल टैक्स को हम लोग कह सकते हैं
एक प्रकार से एडवर्टीजमेंट टैक्स उसको बोल सकते हैं। हाँ, वो भी बोल सकते हैं डिजिटल में, चाहे उसको हम लोग एक प्रकार से भी कह सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन कर का एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि गूगल तो है भाई, यूएसए की कंपनी है गूगल, है ना, तो उसका ब्रांच भारत में है। तो गूगल में देखिएगा, सिंपल अगर आप लोग देखेंगे तो मान लीजिए कि गूगल एक सर्च इंजन है ना, सर्च इंजन। यहाँ पर हम लोग सर्च मार रहे हैं प्रेरणा IAS करके, तो जैसे ही प्रेरणा IAS खुलेगी ना, तो इसके बगल में इधर दृष्टि IAS, इधर फोरम IAS, इधर कोई और IAS, इधर करके, और बीच में खुल गया प्रेरणा। इसके ऊपर कभी कभी ऐसे आ जाता है कुछ और कोचिंग का नाम। ये सब क्या है, एक प्रकार से एडवर्टीजमेंट टैक्स है। उसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि गूगल का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, भारत में बेंगलोर में है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग गए और बात किए कि भाई ऐसा उपाय बताइए कि अगर गूगल पे कुछ भी सर्च मारा गया PCA से IAS से रिलेटेड, तो हम ही लोगों का कोचिंग का नाम आए, प्रेरणा IAS का आए। बोला ठीक है भाई, पैसा मुझे 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया मैं करवा दूंगा। तो माने कि उन्होंने ले लिया 100 रुपया, हम लोगों से 100 रुपया वो टैक्स के रूप में ली। भारत सरकार बोलेगी कि भाई आपने जो 100 रुपया लिया है तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा, आप मेरे भारत में रहकर कंपनी चला रहे हैं सारा। बोला कि वो तो भाई यूएसए की कंपनी है। बोला कि नहीं, यहाँ पे ब्रांच है ना आपका, भारतीय लोग तो आकर आपके यहाँ सर्च कर रहे हैं सारा काम। बोला ठीक, अभी वर्तमान में 6% है गूगल टैक्स। तो बोला कि ठीक है 6% इस पर मैं टैक्स लूँगी। तो सरकार ले लेगी 6%, उसको कितना बचेगा, 94 रुपीज़। उसको कौन, जो गूगल वाला है, इसी को एक प्रकार से आप विज्ञापन कर का एक हिस्सा मान सकते हैं इसको, जिसको हम डिजिटल सर्विस टैक्स के रूप में बोलते हैं, जो डिजिटली हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इस पर वर्तमान में रेट है वो 6% है। हाँ, मैं समझ गया आपके, आप बोल रहे हैं कि जो फ्रॉडबाजी हुई थी SMS का मामला जो है उस पर, हाँ, उसको आप किस टैक्स में रखेंगे। हाँ, तो वो जो बोल रहा है कि जो ऑनलाइन वाला मैटर है, ऑनलाइन सारे के सारे सर्विस टैक्स के अंतर्गत ही आएंगे। क्योंकि जो अगर SMS वाला मामला है, चाहे जो भी हो, तो सर्विस टैक्स पर अगर सर्विस दे रही है ना आपको, तो सर्विस टैक्स के अंतर्गत ही आएंगे वो। अच्छा, हाँ, मेथड कौन सा होगा, मेथड तो इसमें कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि हाँ, इसमें तो आएगा नहीं मेथड, क्योंकि सर्विस टैक्स को रखा ही नहीं गया इसमें मेथड में। इसमें 2 प्रकार के लोगों को, चीज़ों को रखा गया, ध्यान देंगे यहाँ पे। एक रखा गया है जो एकदम सिंपल है, इसमें कुछ घुमाव का बात नहीं। बोला कि भाई जितना कमाएंगे, मेरा इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा, मेरा टैक्स का रेशियो बढ़ता जाएगा। ऐसे रिग्रेसिव बोला गया, एक प्रकार से टारगेटेड है, सिंपल समझिए। अगर ऐसे सिंपल बोला जाए तो रिग्रेसिव जो टैक्स मेथड है, एक प्रकार से टारगेटेड टैक्स मेथड है, यानी सरकार अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इसको लागू करेगी, तो इसमें तो आएगा नहीं हो। और तीसरा है प्रोपोर्शनल टैक्स मेथड, तो इसमें तो फिक्स अमाउंट है कि भाई आपका इनकम 1 रुपया हो या आपका इनकम 100 रुपया हो, सभी लोग एक फिक्स अमाउंट में सरकार को टैक्स पे करेंगे। इसीलिए GST का टैग लाइन भी है, 1 नेशन 1 टैक्स। कुछ लोगों के लिए गलत भी है, कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोग उसको सही मानते हैं, कुछ लोग उसको गलत मानते हैं, है ना। तो आप जो बोल रहे हैं इसमें तो नहीं आएगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। हाँ, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा था, तो बता देता मैं। हो गया ये लो, लिख लीजिए सब लोग, लिखिए इसको जल्दी। अच्छा, एक और बात, जैसे मान लीजिए कि एक्साइज ड्यूटी मैंने कल बताया था, आप लोगों को बताया था ना एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी में क्या मैंने बताया था, मैंने बताया था एक्साइज ड्यूटी में कि अगर किसी भी चीज़ का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का अगर हम लोग उत्पादन करेंगे तो सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाएगी ना। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं, क्योंकि पूरे को लाकर किस में डाल दिया गया, आजकल GST में डाल दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्साइज ड्यूटी है जिस पे GST लागू, उस पर GST लागू या सरकार पर उसको मतलब उसको सिंपल हम लोग कह सकते हैं बात कि जितने भी वर्तमान में एक्साइज ड्यूटी है, कुछ पे आज भी एक्साइज ड्यूटी ही लगता है, उसको GST का नगद नहीं लाया गया है। हाँ, जैसे पेट्रोल हो गया, दारू तो हुआ है। अच्छा, दारू को दो कारण समझिए, दारू का जो बात आ गया थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो दारू के बारे में, दारू तो नहीं, वाइन बोलते हैं हम लोग। तो 2 तरीके से है, एक है इसको, एक हम लोग बोलते हैं लीकर,
जिसको हम लोग बोलते हैं पीने वाले, पीने योग्य। एक को बोलते हैं टॉयलेटरी। टॉयलेटरी मतलब वो नहीं इसका मतलब सिंपल ये है, इसका मतलब ये बोल रहा है टॉयलेटरी का मतलब कि जिसका उपयोग ड्यू में हम लोग करते हैं, परफ्यूम में करते हैं, जिसका उपयोग दावा में होती है, बहुत सारी चीज़ों में उसको किसी भी चीज़ को लंबा चलाने के लिए उसमें हम लोग वाइन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अगर जो चीज़ें टॉयलेटरी के अंतर्गत आती है वो सारे के सारे चीज़ किस पे आते हैं, किसके अंतर्गत आएंगे, जीएसटी के अंतर्गत आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब जीएसटी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो दारू पीने वाले हैं, जो पियक्कड़ सब है, बेवड़ा जिसको बोला जाता है, वो सारे के सारे उस पर जीएसटी लागू नहीं होती है। अब इसमें 2 कारण है। अच्छा, क्यों नहीं लागू होती इसमें थोड़ा बताइए, कोई बताएगा क्या? उससे कोई मतलब नहीं है, ह्यूमन में नुकसान से कोई मतलब नहीं है। देखिए बता रहा हूँ, सिंपल समझिए, इस पे उसको पता है कि अगर इस पे टैक्स लगेगा ना, जीएसटी का नगद ला दिया गया तो बहुत सारे राज्यों की रेवेन्यू डगमगा जाएगी। बिहार भले ही दारू बंद कर दिए लेकिन नीतीश कुमार अच्छे अंदर से खुश नहीं है वो तो अभी समझ में आ रहा है। अब इसके चलते जो बॉर्डर एरिया है बिहार के, वहाँ पे लेवल पे बिजनेस हो रहा है दारू वाला। भारत सरकार का जितना भी रेवेन्यू आता था पहले, समझ में आ रहा है ना, जितना भी रेवेन्यू आता था उसमें बहुत अच्छा हिस्सेदारी थी इसकी। सबको दारू मिले, सब पगलाए हुए, सब लोग चलता। कुछ लोग ऐसे मैं जानता हूँ जो दोस्त हैं मेरे बिहार में, पटना, वो सब कोई एग्जाम नहीं, महीना में एक दिन चल जाता है वो यूपी। बनारस जा रहा हूँ, हम लोग बनारस तो अभी कोई एग्जाम है क्या? बोला कि हम लोग कौन सा एग्जाम है? बोला कि जा रहा हूँ, एक भरत हमें ऐसे बीएचयू का है एग्जाम है। बोला कि हर मंथ में कौन बीएचयू का एग्जाम होता है जी? वो तो मई जून के आसपास में होता है एग्जाम, मैं जानता हूँ। बोला नहीं तुम नहीं जानते ना, दूसरा एग्जाम है। अभी एक लड़का भी गया, अभी 2 दिन, एक तो बहुत 2-3 दोस्त है मेरे यहाँ पे बस जानने वाले, एक गया है कहाँ, आगरा। हम लोग एग्जाम, बोला यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं। अच्छा देने नहीं गया, मैं लिख के दे रहा हूँ, फॉर्म डालता ही नहीं हो सब वो। हम लोग यूपी पुलिस का, आगरा में कहाँ है तुम्हारा सेंटर? बोला यार उधर है भाई, वो उधर है वो। हम लोग आ जाओगे, कब तक आओगे? बोला आ जाएंगे। 3 दिन से वो यूपी में है। एक लड़का बोला कि पता है वो क्यों गया? हमने क्यों? वो जाएगा जब तक वो मन भर दारू नहीं पिएगा ना, फिर आ नहीं पाएगा बिहार में। हम लगे तो आज आ पाए, मैं आज पूछा हूँ कि आज आएगा सुबह में? बोला कि नहीं अभी तो, बोले कि फ़ोन किए कि भाई आ रहे हो क्या आज? बोला कि हाँ यार देखो ना आना था लेकिन एक काम पड़ गया, पापा बोले हैं कल आता हूँ मैं। हम लोग सुनो काम करो, पी के ऐसा ना कि मर हो गए, बाद में हम लोग को उठा कर लाना पड़े उधर से। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, एम्बुलेंस में करवा लूँगा, टेंशन नहीं लेना। मतलब जब तुम मर ही जाओगे तो एम्बुलेंस कहाँ से जाएगा तुम्हारे पास? बोला कि नहीं मैं व्यवस्था करवा के मरूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो है ना, जो भी बॉर्डर एरिया, जो चंपारण हो गया, जो हम लोग का जिला है चंपारण, चल रहा है उधर, हम लोग घुसाता है तो सीधे नेपाल पहुँच जाता है ना। हम लोग जो लोग घुसाएगा तो घुसाए घर से भागता नहीं, हो जाएगा नेपाल, दारू पी के 2 दिन रहेगा, एक बहाना मिलेगा घुसा के जा रहा हूँ घर से बाहर, पीओ को अपना आराम से आएगा, पुलिस पकड़ लेगी रास्ते में, एक आध डंडा वो भी देगी। तो दारू मिल रही है। हाँ तो मैंने पी के उधर पी के गिर जाना है। थोड़ा लिखिए तो नीचे एक नोट में लिखिए 5-6 पॉइंट, अभी नोट में लिखेंगे पेट्रोल, नोट में लिखेंगे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसको बोला जाता है कच्चा तेल, इन सभी वस्तुओं पर आज भी एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क ही
लागू होती है। उत्पाद शुल्क ही लागू होती है। ठीक है, आगे लिखेंगे एक और पॉइंट, कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं सीमा शुल्क। कस्टम ड्यूटी को जीएसटी के दायरे में, कस्टम ड्यूटी को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। कस्टम ड्यूटी को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। ठीक है, अब समझिए 2 पॉइंट, अब उसके बाद फिर लिखेंगे, समझेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि जो एक्साइज ड्यूटी है, समझेंगे अच्छे से, एक एक पॉइंट समझते हुए हम लोग चलेंगे। एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट करता है? केंद्र सरकार करती है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है लेकिन केंद्र सरकार वसूल करती है। लेकिन दो चीजें इसके अंतर्गत, दो चीजें आती, एक होता है एल्कोहल और दूसरा है ओपियम, जिसको अफीम बोलते हैं, अफीम। इन दोनों पर अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो यह स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत रखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत रखा गया, इसको लिख लेंगे, फिर नोट में लिखेंगे तीसरा पॉइंट ये वाला कि एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत, जिसको उत्पाद शुल्क बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत एल्कोहल, उसको क्या बोलते हैं एल्कोहल की हिंदी में? शराब, एल्कोहल, शराब तथा अफीम, ओपियम, अफीम समझ रहे ना क्या होता है? नशीली पदार्थ है वो, और उसका अगर 2-3 बार 10-12 बार खा लिए तो फिर आपको आदत लग जाएगी, मजा आएगा, दूसरे दुनिया में रहेंगे, मार के एकदम खुश रहिए कहीं उधर। अफीम को राज्य सरकार के अंतर्गत रखा गया है। हो गया, राज्य सरकार के अंतर्गत रखा गया है का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इस पे जो टैक्स की पैसे वसूल होगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, न कि केंद्र सरकार करेगी। इसके अलावा जितना भी चीजें हैं सारे के सारे केंद्र सरकार वसूल करेगी। ठीक है, आगे लिखेंगे फिर नोट में अगला पॉइंट। हाँ, एक्साइज ड्यूटी, हाँ, मतलब एक्साइज ड्यूटी ही है, लेकिन ये जो दो चीजें हैं ना, इस पे केवल केंद्र सरकार वसूल करती है। आगे लिखेंगे, सॉरी, हाँ, राज्य सरकार वही लिखेंगे। शराब, जो नहीं, शराब ऐसे लिखेंगे, पीने वाले शराब, नेक्स्ट पॉइंट में पीने योग्य शराब, जिसको हम लीकर बोलते हैं, पीने योग्य शराब को, पीने योग्य शराब पर जीएसटी लागू नहीं होती है, जीएसटी लागू नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा जितने भी, इसके अलावा क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, पीने योग्य शराब में जीएसटी लागू नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा जहाँ भी शराब का उपयोग किया जाता है, पीने योग्य छोड़कर जहाँ भी शराब का उपयोग किया जाता है, उन सभी को जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है, उन सभी को जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है। हाँ, दवा, मेडिसिन वही है, दवा, ड्यू, परफ्यूम जो भी है, हाँ, कॉस्मेटिक की चीज़ें में भी देखिए, जो शराब को डाला जाता है ना, उसमें एक ही मुख्य कारण नहीं है, कुछ चीज़ों को लंबा चलाने के लिए। जितने भी कॉस्मेटिक चीज़ें हम लोग यूज करते हैं ना, उन सारे के सारे चीज़ों में वाइन का परसेंटेज रहता है कुछ ना कुछ, तभी तो लंबा चलेगा ना वो, नहीं तो खराब हो जाएगी। सन क्रीम खरीद लिए मान लीजिए कि मार्च में,
नहीं, मान के अगस्त में खरीद लिया, उसको हम लोग लगा रहे हैं मार्च तक और ख़राब नहीं हो रही है 6 महीना, हम लोग फिर बोलते हैं कि हम लोग शराब यूज नहीं करते हैं। हम तो यूज़ कर ही रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं, लेकिन पता नहीं चल पा रहे, बस वो गटर नहीं रहे अंदर, सारा तो चल ही रहा है मामला, है कि ना? नहीं, मुझे लगा सो रहे हैं, हिल नहीं रहे थे ऐसे ना। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे एक और बात। अच्छा एक बात बताइए, लिखेंगे नहीं, पहले सुनेंगे। सीएनजी होता है एक, सीएनजी का मतलब, अरे वो तो मैं समझ रहा हूँ होता क्या है, वो तो फुल फॉर्म थोड़ा पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा एलपीजी, एलपीजी को हम लोग जीएसटी के अंदर रखा गया है नहीं रखा गया है? एलपीजी को, एलपीजी को एलपीजी के अंदर कौन आता है पता है आप लोग को? अरे वहीं जो हम लोग गैस पर खाना बनाते हैं उसको हम लोग जीएसटी के अंतर्गत ही रखे हैं, तभी तो हर जगह गैस का मूल्य सामान्य रहता है। कौन घरेलू गैस? तो वहीं डोमेस्टिक कमर्शियल, वहीं ना बोलना है, कमर्शियल डोमेस्टिक दोनों को रखा गया है इसके अंतर्गत, जीएसटी के अंतर्गत। इसीलिए हर जगह, अब ब्लैक में खरीदेंगे तो अलग बात है, ब्लैक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सरकारी बात कर रहा हूँ मैं, उस सारे के सारे इसी के अंतर्गत रखे गए हैं चीज़ों को, ठीक है ना? तो एलपीजी को हम लोग रखे हैं किस में? जीएसटी के अंतर्गत, याद रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, वही पॉइंट में लिखवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे कि एलपीजी को, घरेलू गैस जिसको लिख सकते हैं, एलपीजी को, एलपीजी को जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एल के झा, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, एल के झा समिति की सिफारिश पर, एल के झा समिति की सिफारिश पे, एल के झा समिति के सिफारिश पर 1986 में एल के झा समिति की सिफारिश पे 1986 में मोड वैट, मोड वैट, MODVAT, मोड वैट ऐसे लिखते हैं हम लोग, मोड वैट, MODVAT, इसका मतलब क्या होता है? इस मोड का मतलब होता है मॉडिफाइड, ठीक है ना? तो मॉडिफाइड वेट को लागू की गई थी, लिखेंगे मॉडिफाइड वेट को लागू की गई थी। अच्छा ये है क्या, थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, मोड वैट है क्या? कल मैंने एक बात किया था, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री। अब समझेंगे केंद्रीय बिक्री कर का मतलब यहाँ पर क्या होता है। केंद्रीय बिक्री कर का सिंपल मतलब होता है कि इसको लागू तब की जाती है जब दो राज्यों के बीच में, जब दो राज्यों के बीच में, जब दो राज्यों के बीच में व्यापार होती है तो उसे सेंट्रल सेल टैक्स कहते हैं। दो राज्यों के बीच के व्यापार का मतलब क्या होता है? इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड। लेकिन समझेंगे एक बात, इंटर स्टेट ट्रेड जब जीएसटी लागू हुई है तब इसी इंटर स्टेट ट्रेड को हम लोग इसे आजकल IGST, इंटीग्रेटेड, आई का मतलब होता है यहाँ पर इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत,
इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत कहते हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि जो सेंट्रल सेल टैक्स है, तो सेंट्रल सेल टैक्स है, उसका मतलब हुआ कि जब हम लोग दो राज्यों के बीच में पहले व्यापार होती थी, बिहार यूपी में व्यापार हो रहा है, झारखंड बिहार में व्यापार हो रहा है, जब दो राज्यों के बीच में व्यापार होती थी तब इसको लागू किया जाता था, किसको? सेंट्रल सेल टैक्स को। लेकिन जब से जीएसटी को लागू की गई है तब यही मेन सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसका नाम चेंज हो गया है और इसको आज हम लोग कहते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इसमें क्या हुआ कि जिस राज्य में उत्पादन हो रही है उसको हम लोग साइड में कर रहे हैं, जिस राज्य में उस वस्तु की खपत होगी उसी को हिस्सा दी जाएगी जीएसटी में। जितना भी % जीएसटी लगेगा उस वस्तु पे, उसका आधा तो केंद्र सरकार लेगी ही लेगी और आधा उस राज्य को मिलेगा जिस राज्य में उस वस्तु की खपत की गई है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? किसी कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए अब हेडिंग डालेंगे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। नोट वाला होगा मामला, हेडिंग डालेंगे वैट, VAT, वैट। लिखेंगे इसमें मूल्य वर्धित, हिंदी में इसको बोलते हैं मूल्य वर्धित कर। वैट को बोलते हैं मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर। हो गया? लिखेंगे इसमें लिखेंगे इसे भारत में 1 अप्रैल 2005 को इम्प्लीमेंट या लागू की गई। इसे भारत में 1 अप्रैल 2005 को लागू की गई। ठीक है, आगे लिखेंगे। अच्छा, मूल्य वर्धित कर होता क्या वैसे? थोड़ा समझा दें क्या 2 मिनट में? कितने लोगों को पता है कि समझ वैट जानते हैं? कितने लोग पहले से? अरे आप लोग तो जानते होंगे, सिंपल समझिए एक लाइन में। देखिए ये मैं बोल रहा हूं कि वैट लागू होने से पहले क्या स्थिति थी भारत में। 2005 में लिख दे रहा हूं सिंपल, 2005 से पहले क्या थी स्थिति भारत में। और जब वैट को लागू, जब जीएसटी को लागू, जब वैट को लागू कर दी गई फिर क्या स्थिति हुई भारत में, क्या चेंजेज हुए, उसी चेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। समझेंगे यहाँ पर एक बार। जैसे मान लीजिए कि मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि 2005 से पहले होता क्या था। जैसे मान लीजिए 2 कंपनी है, ए नाम की कोई कंपनी है और या बी नाम की कोई कंपनी है, या किसी ऐसे प्रोडक्ट का बनना। जैसे मान लो प्रोडक्ट में मैंने बाइक बना दिया, क्या ये लोग बाइक बेचते हैं, तो बाइक का कुछ पार्ट ए बनाती है और बाइक का कुछ पार्ट बी बनाती है। तो पार्ट 2 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर और पार्ट 1 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब 2 पार्ट 2 कंपनियां अलग अलग बना रही है और जब बाइक हम लोग तैयार होगा, जब बाइक रेडी मोड में आएगी ये बाइक, तो असेंबल रहेगा पूरा बाइक। मान लेते हैं कि इस बाइक की टोटल मूल्य मैंने यहाँ पर रख दिया है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया मैंने बाइक का मूल्य रख दिया, कोई दिक्कत? अब एक गया बी के पास कि भाई क्योंकि ये ज़्यादा पार्ट बना रहा है, इसके पास कम पार्ट बना रही है, तो गया इसके पास बोला कि तुम मुझे अपना जो इसमें ज़रूरत है बाइक बनाने में मुझे तुम दे दो। मान लेते हैं कि यहाँ से ए ने यहाँ से 3,000 रुपये का चीज़ खरीदा, 3,000 रुपये की कुछ वस्तु खरीदी, यहाँ से इसका पार्ट खरीदा बाइक का, और लेकर अपने पास गया और बाइक को असेंबल किया और बाइक रेडी होकर 10,000 रुपये में अब मार्केट में आ गई। फिर जब हम लोग इसको परचेज करने जाएंगे तो इस बाइक पे जो
मान लो कि सी नाम का कोई व्यक्ति है, गया खरीदने इसको, एक गया यहाँ पर खरीदने, तो यह टैक्स देकर खरीदेगा बाइक पे, जितना भी बाइक का मूल्य होगा उस पर टैक्स देगा ना। तो 2 बार टैक्स लग रहा है। एक तो टैक्स यहाँ पर दे रहा है कि जब ए आया बी के पास उसका पार्ट कुछ खरीदने और 3000 रुपये का यहाँ पर उन्होंने खरीदा कुछ, तो एक बार ऑलरेडी इस पर टैक्स दे चुका है। फिर गया बाइक को असेंबल किया, बाइक का मूल्य रखा 10,000 रुपया और फिर से इस पर टैक्स लगा। किसी कोई डाउट है? जो नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग इधर पीछे, आ रही है समझ में? सबको आ रही है? तो आप लोग काफी होशियार हैं। देखिए 2 ही केस में से हिलता है, या तो आ रही है नहीं तो नहीं आ रही है। अगर एक साथ सबका हिल रहा है ऐसे, तब तो डाउट है। क्योंकि ठीक है आप लोग होशियार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतने में होशियार नहीं कि एक बार हम चीज़ें समझ गए। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं समझ में पूछना है, अच्छा आप लोग सोचते हैं क्यों पूछेंगे, पैसा हम लोग दे नहीं रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब नहीं सोचना है हम लोग को। चलिए बताइए, सबको आ गया? चलिए अच्छी बात है। तो कुछ ज़्यादा बताना ही नहीं है ज़्यादा। ये बाइक आया 10 रुपया पर टैक्स देकर हम लोग पे करेंगे। जब वैट को लागू किया गया 2005 में, 1 अप्रैल 2005 को वैट को लागू किया गया भारत में, क्या सिचुएशन चेंज हुआ? अब देखिए ए ने खरीदा इसके पास जाकर, बी से कुछ कितने खरीदा है, तो टोटल बाइक का मूल्य कितना है यहाँ पर? 10,000 रुपये टोटल बाइक का मूल्य है। और इसमें से पहले हम लोग 3,000 रुपये यहाँ से माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस पर हम लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, टैक्स पे कर चुके हैं, ठीक है ना, टैक्स पे कर चुके हैं। अब कितना मूल्य का बचा यार? 7,000 रुपये यहाँ पे मूल्य बचा। अब इस 7,000 रुपये पे जो टैक्स लगेगा, इसी को बोलते हैं वैट। ये तो आसान है आप लोगों के लिए। तब मुझे क्या बताना था जब आप लोग इतने होशियार हैं? इसी बात पर एक राउंड पूछूंगा अब, ठीक है ना। जब होशियार हैं कुछ तो बनता है पूछना। अपने मन से कोई खड़ा हो जाए, सर हमसे पूछ लीजिए, ताकि स्टार्ट करने का एक ये तो हो जाए। तब नहीं पूछूंगा आपसे, बैठिए। इधर से हर जगह लोग बोला लेडीज फर्स्ट, तो इधर से शुरू होगी। इक्वलिटी की बात हर जगह आ रही है ना भाई। इक्वलिटी सही है गलत समाज में? किस किस केस में सही है? शिक्षा के, हर चीज में। कि हर क्षेत्र में सही है, लेकिन उसमें पॉजिटिव रहनी चाहिए चीज़ें। और जैसे मान लीजिए कि मेट्रो में जा रहे हैं और बड़ी लेडीज आकर खड़ी हो गई, तो ऐसा नहीं कि वो अब राइट है तब खड़े हो गए, वो राइट नहीं है, उसको इक्वलिटी नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं मतलब अपने पास इथिक्स है कि नहीं है ना, इथिक्स देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए हम लोग सीट पर बैठे हैं, कोई आकर लेडी लड़की जो भी खड़ी हो गई, तो जनरली लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो लड़कियाँ बैठी हो, कोई मर्द चढ़ गया जिसको तबीयत सच में थोड़ा खड़े होने में दिक्कत है, तो वो सब हिलती नहीं है। फिर ये हिलते हैं। कितने लोग लग रहा है कि मेरी बात सही है, जो मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? 100% सही है, 98% सही है। देखिए जो लोग देता है उनका एथिक्स बहुत मजबूत है। हम लोग तो ऐसे ही मजबूत रहता है। हम लोग खड़े हो जाते हैं कि चलो ठीक है बैठ जाओ, क्या करना है हम लोगों को। नहीं यही है, इसीलिए मैं पूछ रहा था। ये जो मैं पूछा हूँ ना, जो मैं शुरू किया हूँ इक्वालिटी के बारे में, कि इसके पीछे कारण यही है। अब भाई साहब बोले कि दया आ जाती है, दया क्यों आती है? थोड़ा कि मतलब दया वाला भाव नहीं रखना है। दया वाला भाव रखने का मतलब हो गया कि आप उसको मतलब अपने गिरफ्त में लेना चाहते हैं। जैसे पति पत्नी वाला मैटर है, जो उसमें क्या होता है,
हमेशा मर्द चाहता है कि मेरे अंडर वो रहे, और आजकल हो नहीं पा रहा है क्योंकि इधर तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं रात दिन, राइट टू इक्वालिटी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो कहाँ से हो पाएगा, है कि नहीं। मेरा भी लाइफ जीने का राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। कैसा जीवन? गरिमापूर्ण जीवन। और जो टीचर जो पॉलिटी पढ़ाता है बताता है गरिमापूर्ण जीवन, ऐसे बताएगा कि लग रहा है कि आज ही दिलवाएगा वो है कि ना। इसलिए मेरा इकोनॉमिक्स ठीक है, कोई मतलब नहीं है इक्वालिटी से, कोई हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग का चल रहा है अपना। थोड़ा बहुत इथिक्स रहना चाहिए, ज़्यादा रहे न रहे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए और रहना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ठीक है, आप लोग बहुत होशियार लिख लेंगे। बैठ, इसको पहले उतार लेंगे समझ कर, इसको है तो मन है तो। नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं ठंडा नहीं, इसे तो शरीर में नहीं लग रहा है इसलिए मुझे बार बार इधर आना पड़ रहा है। नहीं चल रहा है लेकिन चल नहीं रहा, एक चल इधर चलना चाहिए, ऐसे मैं इधर आए सीधे सही, क्या पता किधर कहाँ चल जा रहा है, इधर उधर वो सब चल रहा है कि नहीं, तो अब कहाँ से चल पाएगा, कहाँ से ठंडी लगेगी। आपको मतलब आपकी खा कराने की नहीं लग रही है आपको? फिजिकली कमजोर होना सही है, मेंटली नहीं होना चाहिए। लेकिन मेंटली लिखिए, बोले लिखेंगे मूल्यवर्धित कर। मैंने क्या लिखा है, पहला पॉइंट में क्या बोला है मैंने, किसे भारत में 1 अप्रैल 2005 को लागू की गई। आगे लिखेंगे मूल्यवर्धित कर यानी वैट, मूल्यवर्धित कर, या इसको वैट सिंपल लिख सकते हैं, वैट एक आधुनिक और व्यापक कर प्रणाली है, व्यापक कर प्रणाली है, टैक्स सिस्टम है। व्यापक को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? इफेक्टिव। व्यापक इफेक्टिव नहीं होगा, एक्सपेंशनरी बोलते हैं इसको। एक्सपेंशनरी टैक्स सिस्टम है, व्यापक कर प्रणाली है। इसका उद्देश्य उत्पादन और वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन एंड वितरण के प्रत्येक चरण में वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं में जोड़े गए वास्तविक मूल्य पर कर लगाना है, वास्तविक मूल्य पर कर लगाना है। इंग्लिश में तो नहीं हो पाएगा देखिए इसमें सिंपल मैंने बोला है, जो इतना चीज़ मैंने बताया है उसका 2 पॉइंट है सिंपल, कि जो भी वैट है, वैट को जो भी हम लोग यहाँ पे लागू करते हैं, समझेंगे। देखिए मैंने क्या बोला है कि वैट को जो भी लागू करते हैं, कि जो भी हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा मूल्य किसी भी जो गुड्स एंड सर्विसेज है, इसमें जो कुछ नए वस्तुओं को ऐड करते हैं, जब इसमें कुछ नए वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो वस्तु को ऐड करते हैं उसका मूल्य कितना है, इसका मूल्य कितना है, उस पर जो टैक्स इम्पोज की जाएगी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैट बोलते हैं सिंपल।
अब यहाँ पे कहीं और पढ़ेंगे तो देगा कि प्रत्येक चरण पे लागू की जाएगी, ठीक है ना, अलग अलग चरणों पे, उसको हम लोग कोई मतलब नहीं, बस वैट को समझना है कि वैट लाने के पीछे उद्देश्य क्या था, और उसी में अगला पॉइंट लिखेंगे। लिखेंगे वैट को, भारत में वैट को लागू करने का मुख्य उद्देश्य, वैट को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करना, कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है ना। कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करना या समाप्त करना था, कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करना या समाप्त करना था, कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करना या समाप्त करना था। हो गया, तो हम लोग का रहा वैट, ठीक है। और भी जो मैंने कल इनडायरेक्ट टैक्स में जितना भी चीज़ें मैंने बताया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि विज्ञापन कर क्या होता है, मैंने बताया था इंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है, इन सब। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि टैक्स में सवाल बनेंगे 3-4, जो आजकल देखा जा रहा है पैटर्न। सवाल बनेगा कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, इनमें से कौन सा जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है, किसको नहीं लाया गया है। सवाल एक पूछ सकता है क्या कस्टम ड्यूटी को जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है, नहीं लाया गया है। कस्टम ड्यूटी जो पहले था आज भी वैसा ही कस्टम ड्यूटी काम कर रही है, क्योंकि अगर उसके अंतर्गत ला दी जाएगी तो लॉस हो जाएगा ना। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है फिर समझेंगे, यहाँ पर एक बार समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी समझ रहे हैं क्या इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको हम बोलते हैं सीमा शुल्क। क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क। जैसे मान लीजिए सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि ये मान लीजिए यहाँ पर भारत है और यहाँ पे चाइना है, ठीक है, यहाँ पर चीन है, यहाँ पे भारत है। तो किसी भी वस्तु का मान लीजिए चीन से कोई वस्तु गया भारत में बिकने के लिए, ठीक है, और इसका मूल्य रखा है 10 रुपया, ठीक है। मान लीजिए इसको क्या एग्जाम्पल ले, 10 रुपया में बिस्किट मान लेते हैं 10 रुपया। अच्छा, यही सेम बिस्किट, जो सेम कंपोजिशन जो बिस्किट बना है भारत में, ये भी भारत में मिल रहा है, ये भी मिल रहा है 10 रुपया में, ठीक है। चाहे ये मिल रहा है 11 रुपये में, भारत में 11 रुपये मिल रहा है, 10 रुपये में दे रहा है। तो जैसे ही इसकी वस्तु जो प्रोडक्शन की गई है ये भारत में जैसे ही आकर बिकने लगेगी तो इसका मार्केट तो खराब हो जाएगा, लोग इसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो सरकार बोली कि नहीं ठीक है, आप मेरे यहाँ सामान बेचने ले जा रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। और यहाँ पर बाउंड्री पे ही मेरे 2 ऑफिसर खड़े हैं, बोले भाई इस पर टैक्स दो। इस 10 रुपये पे मानी सरकार ने 2 रुपया टैक्स के रूप में लगा दी, टैक्स लगा दी 2 रुपये यहाँ पे। अब इसका मूल्य कितना हो गया? 12 रुपये। तो अब बिकेगा, ये भी बिकेगा और ये भी बिकेगा, कोई दिक्कत? तो कस्टम ड्यूटी का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी भी अन्य देशों से कोई भी वस्तु भारत में लाई जा रही है तो सरकार बोलेगी भाई फ्री में क्यों तुमको घुसने दूंगा अपने देश में, चाहे भारत अगर दूसरे देश में जाएगा तो क्यों घुसने देगा। तो इसीलिए टैक्स लगाया जाता है, और जो इस पे जो टैक्स लगता है इसी को हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, को बोलते हैं सीमा शुल्क। किसी कोई डाउट? समझ में आ रहा है? और यह जो कस्टम ड्यूटी है वो जीएसटी के दायरे में नहीं है, यानी इसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, याद रखेंगे, नहीं किया गया है। किस में नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अरे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम ही है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए जितना चीज़ सब समझ रहे हैं ना, फ्री ट्रेड इसका है रिश्ता बनाना, सबसे मुख्य उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग करने के लिए फ्री ट्रेड करवाए। जैसे एफडीआई, मान सिंपल समझिए एफडीआई और एफपीआई में 2 कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे बात हम लोग करेंगे लेकिन मैं 2 मिनट में थोड़ा समझा दे रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है एफपीआई
और एक होता है एफडीआई। अच्छा, इसे लॉस है फायदा है एफडीआई और एफपीआई से? फायदा या लॉस है क्या? मैंने एक भाषा में से पूछा, एक शब्द में। देखिए अब समझेंगे। एफपीआई को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर यह भारत की कोई कंपनी है, भारत की कोई कंपनी है, भारत की कोई कंपनी है, ठीक है। ये यूके है मान लेते हैं, और ये यूएसए है, ठीक है ना। अब समझेंगे थोड़ा 2 मिनट में। यूके ने मान लीजिए कि इसमें लगाया 9% शेयर, और यूएसए ने लगाया इसमें 15% शेयर। ये 15% शेयर है, ये 15% शेयर है, ये 9% शेयर है। तो समझिए, अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत के किसी भी कंपनी में 10% से कम शेयर लगाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और विदेश की कोई भी कंपनी भारत के किसी भी कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर लगाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए कारण क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एफपीआई तो समझ लीजिए हो गया, समझ गए हम लोग। अब यहाँ पे समझते हैं एफपीआई, जो भी कंपनी, जो भी लोग एफपीआई के थ्रू पैसे लगाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य केवल एक रहता है, केवल लाभ कमाना। उनको इस कंपनी के मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको इस कंपनी के प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, उनको इस कंपनी से कोई मतलब नहीं है। उनको बस ये मतलब है कि कंपनी मुझे प्रॉफिट दे रही है नहीं दे रही है। यानी अगर ऐसे ऐसे शेयर वो लोग हजारों लाखों कंपनी में लगाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपनी एफडीआई के थ्रू पैसे लगा रही है, तो इसका शेयर मैं जनरली 15% समझाने के लिए जो लगाता है 50, 60, 70, 80% तक। तो इन लोगों के कंपनी के मैनेजमेंट से भी बहुत जरूरी है। अगर इन लोगों को लगेगा कि भाई भारत में जो कंपनी है और उनकी जो मैनेजमेंट है, ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तुरंत क्या करेगी यूएसए वाली जो कंपनी है, तुरंत अपनी पूरी टीम मैनेजमेंट वाली लाकर इस कंपनी में बैठा देगी कि भाई आप देखिए अच्छे से। समझ में आ रहा है ना? प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सारा को कैलकुलेट करिए, क्योंकि इन लोगों का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। इन लोगों का क्या है, कम लगाओ, लॉस हुआ, लोग निकल लिया अपना पैसा से लेकर कि भाई मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ दूसरा जगह, पाकिस्तान जा रहा हूँ। तू तो लॉस होगा ही वहाँ पे बम मार देगा एक आध गो, समझ में आ रहा है ना? तो एफडीआई, तो बात वही है कि जो एफडीआई है, लेकिन जो भारत सरकार है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इस पे भी है। ऐसे नहीं कि एफडीआई जो है तो कोई भी लाकर किसी भी सेक्टर में पैसा नहीं लगा सकता है, सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है। और इस बार सवाल पूछा भी था शायद सीडीएस या सीएपीएफ में कि भारत में जो एफडीआई के कितने रास्ते हैं, एफडीआई के कितने रास्ते हैं, इस तरह कुछ सवाल था। एग्जैक्ट सवाल मुझे याद नहीं आ रहा है। तो है कि भारत में एफडीआई के 2 रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट रास्ता है और दूसरा है सरकार की सहमति की आवश्यक। बिना सरकार के कंसेंट के, बिना सरकार के सहमति से आप भारत में 1 रुपया भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे भारत कुछ कंट्री को लिस्टेड करके रखी है, जिसको हम लोग विदेशी कंपनी, विदेशी देश, दुश्मन देश बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान, ये तो रहेगा ही, चाइना बगल का वो रहेगा, नीचे आ जाइए इधर बांग्लादेश। बिजनेस करना और इसके थ्रू बिजनेस, दोनों में अंतर है। भारत के साथ, चाइना के साथ बिजनेस ठीक ठाक होता है भारत का, लेकिन इसके थ्रू मैं बोल रहा हूँ एफडीआई के थ्रू। उसके बाद म्यांमार, अफगानिस्तान से मुझे नहीं रखी हुई, अच्छा दोस्त हम लोग, क्रिकेट आगे यहीं पे खेल रहा है सब भारत में, फिर भी कुछ लिस्टेड करके रखी गई है कंपनी, कुछ देश है। और वहाँ की कोई भी लोग, वहाँ की कोई भी कंपनी अगर भारत में अपनी पैसा लगाना चाहती है तो पहले सरकार से परमिशन होना आवश्यक है। अगर सरकार हाँ बोलेगी वो लोग लगाएंगे। अच्छा, उसके साथ कुछ सेक्टर है, जैसे अगर कोई हम लोग यहाँ भारत में अगर
नैनो टेक्नोलॉजी वाला काम हो रही है। अगर हम लोग के यहाँ कोई जो मिसाइल उसाइल बनता है उसको क्या बोलते हैं, डिफेंस सेक्टर, उसमें अगर है उसमें उन लोगों को अलाउ नहीं है, उन लोगों उनमें किसी को अलाउ नहीं है, केवल विदेशी नहीं, पाकिस्तान चाइना नहीं, किसी को अलाउ नहीं है, सबको लिस्टेड अनलिस्टेड करके रखा गया है। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि भारत में कुछ चीज़ें बन रही है और विदेशी लोग पैसा आकर यहाँ पर लगाएं, उनको तो सारा पता चल जाएगा ना, वो जाकर अपने देश में बता सकते हैं कि भाई भारत इसकी तैयारी कर रही है। रेल ऑपरेशन में भी अलाउ नहीं किया गया, रेल ऑपरेशन बता रहा हूं मैं, रेलवे के प्रोडक्ट में हो सकता है, रेल ऑपरेशन में नहीं अलाउ है। वो लोग हाँ, ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है। हाँ हाँ हाँ, अब बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए रसिया के साथ ज्वाइंट वेंचर हो रहा है, उसमें जो चीजें बन रही है दोनों, तो वो भी तो देश उसके साथ है ना, लॉस होगा तो उनका भी तो लॉस होगा। केवल जब भारत केवल काम करेगी, केवल भारत इंडिपेंडेंट अगर भारत काम करेगी तब अलाउ नहीं है। अब मानिए यूएसए के साथ मेरा कोई ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, तो लॉस अगर होगा तो उनका भी तो होगा, अपना केवल होगा नहीं ना। तो जहाँ पे लॉस दोनों का हो उसमें क्या सोचना है, जहाँ लॉस अकेले हो वहाँ पे सोचना है ना। तो टोबैको कंपनी में एकदम रोक है, माने लाख उसमें अफीम डाल दिया सब हो सकता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी रोक है, बहुत सारे ऐसे गैमलिंग, किसमें, हाँ वो नहीं, गैमलिंग अगर हो रही है, सट्टेबाजी हो रही है, इसमें भी रोक है, नहीं तो लड़के बिगड़ जाएंगे। अच्छा लड़के बिगड़ कहाँ नहीं रहेंगे, बिगड़ जाएंगे, बिगड़ ही रहे हैं ओपन करो भाई उसको, जहाँ पे सट्टेबाजी हो रही है, जहाँ पे ये ड्रीम 11 अच्छा भी है, लोग पैसा कमाते हैं, उसके चलते कितने लोग अपना घर गिरवी रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस हम लोग इस उम्मीद के साथ पैसा लगाते हैं कि आज ना कल तो जीत ही जाएंगे, उसके चक्कर में कितने लोग का कर्जा हो गया, फिर लोग हम लोग कर्जा देना बंद कर दिया, अब नहीं देंगे तुम तो, अब जीतो उसके बाद ही देंगे फिर हम लोग समझ में आ रहे हैं, इसको अभी समझना नहीं है, बस मैं समझाने के बता रहा था। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप बता रहे थे ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सिंपल एक ही उद्देश्य है, सिंपल एक उद्देश्य, रिश्ता मजबूत करना है, ताकि भाई वहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ के वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा अच्छा रिश्ता। अब कभी भी फ्री ट्रेड में पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, मिलाइएगा। नहीं, उस पे नहीं लगेगा ना, जब फ्री ट्रेड सरकार ही खुद बोल, टैक्स लगाएगा कौन, सरकार ही तो लगाएगी ना, तो सरकार खुद बोलेगी भाई फ्री ट्रेड होगा यहाँ पे, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा वहाँ पर। देखिए जब भी कोई फ्री ट्रेड होगा, देखिएगा कि भारत हमेशा अपने से मजबूत देश या हमसे एकदम कमजोर देश अपने बराबरी में नहीं होता है जल्दी से, मिलाइएगा आप, ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो। मैं मान लीजिए म्यांमार हो गया, ये सबको जो मालदीव हो गया, इन लोगों के साथ होगा, इन लोगों का क्या औकात है, भारत क्या कर लेंगे लोग। यूएसए के साथ हो रहा है तो भारत से मजबूत है, और पाकिस्तान के साथ नहीं होगा फ्री ट्रेड। अगर 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 हो भी रहा है तो मोदी जी बिरयानी खाने पहुँचेंगे, आ रहा है, देखिए पहुँचेंगे बिरयानी, मानेंगे नहीं लग रहा है ना। चलिए एक कॉन्सेप्ट और है, उसको हम देखते हैं। एक है सेस, दूसरा है सरचार्ज, वो भी एक प्रकार से टैक्स है। तो देखेंगे CESS, सेस, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं देख लीजिएगा। दूसरा है सरचार्ज, सरचार्ज है क्या, दोनों में समझिएगा। शेष और अधिशेष में, शेष और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है उसको समझना है। शेष जो है यह भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, यह भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, यानी इट अप्लाइज ऑन ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, यह भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। इसका रेट, इसकी दर या इसका रेट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, यह
किसी विशेष उद्देश्य से लागू की जाती है। कोई दिक्कत? दूसरा है यह भारत के सभी नागरिकों पर लागू नहीं होती है। यह भारत के सभी नागरिकों पर लागू नहीं होती है। दूसरा बात यहाँ पर लिखिएगा कि इसकी दर सामान्यतः शेष से ज़्यादा होती है, या इसकी दर सामान्यतः ज़्यादा होती है। यह भी किसी खास उद्देश्य से लागू की जाती है। लेकिन शेष से थोड़ी अलग है। समझ में आ रहा है? तो ये इम्पोज जो होगा इसको लागू किया जाएगा ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसकी दरें यानी इट्स रेट जनरली कम होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती है। अभी वर्तमान में 4% है। या किसी खास उद्देश्य इसको लागू की जाती है। अच्छा, इसमें मैंने सेम लिखा है, यह भी किसी खास उद्देश्य से लागू किया। दोनों में अंतर क्या भी मैं बताऊंगा। यह भारत के सभी नागरिकों पर लागू नहीं होती है। इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यह भारत के सभी नागरिकों पर लागू नहीं होती है। यह वैसे लोगों पर लागू होती है जो लोग एक साल में मिनिमम 50 लाख रुपये का उनकी आय है। वैसे लोगों पर लागू की जाती है जिनकी आय लगभग एक साल में 50 लाख है। और अभी वर्तमान में इसकी जो दरें हैं, मतलब अभी कुछ दिन पहले जो दर थी इसकी, वो लगभग 30% है, 30%। समझ में आ रहा है ना। तो इसकी दरें सामान्यतः 30% के आसपास में अभी वर्तमान में, और उसकी जो दरें हैं वो लगभग 4% है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर को समझना है। पहले इसको लिख लेंगे सभी लोग अच्छे से। हाँ, मिनिमम 50 लाख चाहिए, उससे ज़्यादा जितना हो तो अच्छी बात है। शेष का सिंपल मतलब ये होता है, और सरचार्ज का, एक तो ये हमेशा दोनों परमानेंट टैक्स सिस्टम नहीं है, दोनों नहीं है। यह कभी कभी लागू की जाती है, और ये तब लागू की जाती है सरकार के द्वारा जब सरकार को किसी खास सेक्टर का विकास करना हो, किसी खास क्षेत्रों का विकास करना हो, तब सरकार इस शेष को या सरचार्जेज को लागू करती है। जब शेष को लागू करेगी तो सरकार पहले बताएगी कि इस शेष को पहले लागू क्यों की जा रही है, ठीक है ना, पहले क्यों इसको लागू की जा रही है। तो मान लीजिए सरकार अगर ऐसा बोल रही है कि भाई मैं इसको लागू इसलिए कर रही हूँ कि मुझे किसी का विकास, मान लीजिए एजुकेशन विकास करना है, एजुकेशन का डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं शेष को लागू किया जा रहा है। तो इसके द्वारा जो भी पैसे कलेक्ट किए जाएंगे, शेष के द्वारा लागू करके जितने पैसे इसके द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे, जैसे मान लीजिए इसके द्वारा 1 लाख रुपया कलेक्ट की गई पूरे भारत से, उस पैसे का उपयोग, उस पैसे का यूज केवल एजुकेशन के डेवलपमेंट पर ही की जाएगी। कोई दिक्कत? फिर मैं बोल रहा हूं, शेष के द्वारा जो पैसे कलेक्ट होंगे उसका उपयोग केवल उसी पे खर्च की जाएगी जिस उद्देश्य को सरकार बोलकर आपसे पैसा ली है। कोई दिक्कत समझने में?
और सरचार्ज का सिंपल मतलब है, ये भी किसी खास उद्देश्य से ही लिया जाता है। मान लीजिए कि फिर मैं बोल रहा हूँ कि सरकार बोल रही है कि मुझे एजुकेशन का विकास करना है यहाँ पर भी, और इसके द्वारा सरकार को 10 लाख रुपया कलेक्ट हुआ टैक्स के रूप में, तो सरकार इसके पैसे को एजुकेशन के विकास के साथ साथ अन्य सेक्टरों के विकास पर भी पैसे को खर्च कर सकती है। कोई दिक्कत समझने में? तो सेस और सरचार्ज में अंतर बस यही है कि सेस का रेट कम है, इसका रेट ज़्यादा है। इस पे वैसे लोगों पर लागू की जाती है सरचार्जेज को जिसकी जो इनकम है वह लगभग 50 लाख है, मिनिमम 50 लाख होनी चाहिए साल का, वैसे लोगों पर ही इसको लागू की जाएगी। दूसरी बात, इसकी रेटें ज़्यादा होती है, अभी जनरली वर्तमान में 30% के आसपास में है। दूसरा बात, दोनों में जो मुख्य कारण है, जो मुख्य अंतर ये है कि इसका उपयोग, पैसे का प्रयोग वहीं पर की जाएगी जिस उद्देश्य को बोलकर सरकार आपसे पैसा ली है, केवल उसी के उद्देश्य पर। लेकिन इसका उपयोग सरकार जिसको भी उद्देश्य को बोलकर पैसा आपसे ले रही है उसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य पर भी पैसे को खर्च कर सकती है। यही दोनों में अंतर है, सेस और सरचार्ज में। समझ में आ गया सबको? इधर आप लोगों को कोई डाउट किसी को आ रही है? पीछे इधर किसी को? सबको आ गई? बहुत बढ़िया। तो टैक्स में मोटा मोटी जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अपने हिसाब से मैंने बताया है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ और भी जानना है, जीएसटी तो चलेगा ही, जीएसटी तो एक क्लास पूरा प्रॉपर चाहिए उस पर। मैं केवल टैक्स के बारे में इस पर बात करूँ, जो 17 से पहले वाले बता रहा हूँ मैं। जीएसटी पर भी प्रॉपर एक क्लास चाहिए जिसपे हम लोग पूरा जीएसटी कंप्लीट कर लेंगे। जीएसटी तो चलेगी, तो केवल टैक्स मैंने बताया है। और इस टैक्स को इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, मार्केट प्राइस निकालेंगे, तो इसकी चर्चा बार बार वहाँ पर आएगी टैक्स के, इसीलिए। बोलिए बोलिए, अरे भाई बोलिए, शर्मा रहे हैं। सर वो गाड़ी खरीदते सर 4 व्हीलर वगैरह, उस पे 30% टैक्स पे करते हैं ना सर, वो सरचार्ज नहीं? वो जीएसटी है वो। ये यहाँ पे जो बात की जा रही है ना, आपसे आप कार खरीदने से सरकार को क्या डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि वैसे लोगों पे इसको लागू की जाती है सरचार्ज को जिसकी देखिए एक और सिंपल समझिए, और इससे और इजी वे में समझना है तो जितने भी भारत के बिजनेसमैन हैं सारे लोग इसके अंदर पैसा देते हैं सरकार को। और दूसरा बात, ये पैसे कलेक्शन होता है पता नहीं चलता है, इसका पैसा पता चलता है बजट में, एकदम उसमें इंक्लूड रहती है चीज़ें। जितने भी सरकार, जैसे हम लोग बैठ के यहाँ पे कितना भी गाली दे दे अंबानी अडानी या ये सबको, लाखों करोड़ों अरबों हजार करोड़ रुपया पैसा सरकार को देती है वो, और देश के विकास में वो लोग पैसा लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना? वो लोग पैसा बहुत लगाते हैं, इसीलिए सरकार उन लोगों को सपोर्ट भी करती है। अभी अडानी 2-3 महीना पहले जब वो मामला जो हिंडनबर्ग वगैरह नहीं आए थे, उससे पहले की मामला 1,68,000 करोड़ भारत के विकास के लिए सरकार को पैसा दिया था वो, ठीक है ना। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को पता है कि नहीं आप लोग को? अजीम प्रेम जी वह एजुकेशन के विकास के लिए बहुत सारे सरकारों से कोलैबोरेट करके मामला चल रहा है उनका। जैसे राजस्थान में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन करके एक है, आप सर्च मारिएगा उसमें, और उसमें जो जॉब है वो सरकारी जॉब टाइप का है, 60 वर्ष तक को जॉब मिलेगा, बाद में पेंशन रिटायरमेंट सारा मिलता है। और वो ऐसी जगह पर वो अपना फाउंडेशन चलाते हैं जहाँ पे एजुकेशन बहुत डल है, ठीक है, एजुकेशन की स्थिति बहुत ख़राब है। और वो लोग वो जैसे मान लीजिए अभी बिहार सरकार के साथ बहुत बार वो लोग प्रयास किए, बिहार सरकार भी तैयार नहीं हो पा रही है, तो जैसे राजस्थान सरकार उनके साथ कोलैबोरेट में है, झारखंड सरकार उन लोगों के साथ कोलैबोरेट में है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि झारखंड में जाकर तो रांची जमशेदपुर में वो लोग काम नहीं करेंगे, वो लोग काम करेंगे दूर दराज वाले गाँव में जहाँ पे एजुकेशन की स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, जैसे आपके जैसे मेरे जैसे लोगों को वहाँ पे सिलेक्शन होता है, 4 राउंड इंटरव्यू चलता है वहाँ पे,
एक मेंस टाइप का एक एग्ज़ाम होगा प्रॉपर, उसके बाद एक 2 बार इंटरव्यू होगा जूम पे, उसके बाद फिजिकल इंटरव्यू होगा एक बार, उसके बाद होगा। अच्छा, उसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं तैयारी किया हूँ ISPC का, मार्क भगाता है सब उसी दिन, वो सब उसे लोगों को नहीं रखता है सब। वो सब रखता है कि जो एकदम डेडिकेटेड हो एजुकेशन के लिए, उसको पता है कि तैयारी करते कब निकल जाए कोई ठीक नहीं इसका, तो ऐसे लोग नहीं रखता है वो सब, समझ में आ रहा है ना। तो जो लोग जाते हैं वो थोड़ा, मैंने एक बार पढ़ा था उसका पूरा प्रोसेस, और इस पर आपका हो गया, आपका स्टार्टिंग कम से कम 40-45 हज़ार से है, एक्सपीरियंस हो गया अगर आपको तो उसमें लाख रुपये। मेरा एक दोस्त है अभी बनारस में है, वो पहले राजस्थान में था, अब दूसरा वो छोड़ दिया, दूसरा ज्वाइन किया हो, तो पहले उसको वहाँ पर राजस्थान में उसको मिलता था 75, ठीक है ना, एकदम सरकारी जॉब जैसा, एकदम प्रॉपर, कोई काम नहीं है। कोरोना भर 2 साल सारे लोगों को पैसा 30 तारीख को एकदम अकाउंट में पैसा आता है उसका, ठीक है, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें व्यवस्था बना के लोग रखें अपना। कोरोना भर काम क्या था वो बता रहा था, कोई काम नहीं है आज। चलिए, मतलब कोई नोवेल दीजिए, आपको पढ़ना है, बुक पढ़ना है आपको घर पे बैठकर, यही काम है। तो छोटे छोटे बच्चों का कैसे एजुकेशन देना है, उनको कैसे डेवलप, ये सब करना है। बड़े बड़े लोगों के बारे में बात नहीं सोचता, वो सोचता है छोटे छोटे एकदम बच्चे हैं जो भी 5, 6, 4, 3, 2, 1 में ऐसे लोगों में रहते हैं, वैसे लोगों के विकास में बात करता है और चल रहा है। मत मुझे तो लगा भाई सबसे जरूरी बिहार में है, सरकार तैयारी नहीं हो रही है, क्या पता क्यों, समझ में आ रहा है ना, कि सारा चीज़ है। तो अब वैसे लोग काम कर रहे हैं, तो वैसे लोग जब काम करेंगे तो सरकार तो ऑब्वियस है कि सरकार सपोर्ट करेगी उन लोगों को। अगर सरकार उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या आपको लग रहा है कि उस सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उन लोगों को मन ही नहीं करेगा, अरे जब सरकार नहीं करे छोड़ो। और दुनिया बता देना होंगे, भारत में आप कितना भी पावरफुल हैं, सरकार से बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। अडानी अंबानी को 2 सेकेंड नहीं लगेगा उन लोगों को बर्बाद करने में, सरकार को 2 सेकेंड नहीं लगेगा वो सबको, लेकिन क्यों करेगा सब, आ तो रहा है उधरे से। हम लोग कितना दे देंगे पैसा सरकार को, है ना, चीज़ें ये है। अच्छा, इसके अलावा कोई डाउट है? नहीं है तो ख़त्म किया जाए, मतलब आज का क्लास। अगले क्लास में हम लोग, इसके बाद जब भी क्लासेज होंगी, क्योंकि कल तो छुट्टी रहती है शायद आप लोगों की मंडे की, ट्यूसडे मैं रहूँगा नहीं, 2-3 दिन के लिए मैं थोड़ा जाऊँगा, काम है मुझे अपना। फिर इसके बाद 5, 6 या 7 को आसपास में क्लास होंगी, उसमें हम लोग GST पढ़ेंगे, एक दिन GST, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीधे नेशनल इनकम। और उसके बाद अभी इस टैक्स पे और जो बेसिक्स है उस पर सवाल भी बनेगा, सवाल भी करवाना है बीच बीच में। वो तो बेसिक चला था सवाल, अब चलेगा थोड़ा उसे एडवांस लेवल पे, और एक एक आदमी से खड़ा करवा कर पूछूंगा इसका आंसर बताओ क्या है। ऐसे नहीं माने कोई बोला है बी, कोई बोला सी, एक बार आया बी, सब लोग बी बोलने लगा। वो ऐसे नहीं काम करना है। अब जिसको भी नींद लग रही है वो लोग थोड़ा सो कर आएंगे रूम से, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे आकर सो रहे हैं, सबका यहाँ पे सब लोगों को नज़र आता है ना कि भाई कौन क्या कर रहा है। जैसे सो रही थी 2 घंटा से, ऐसे करेंगे हम गिर ना जाए उधर। देखिए, नींद प्रॉपर लीजिए, कम खाइए, इन्हें कि यहाँ तक खा लिए हैं, थोड़ा भी हिले निकल गया मुंह से, कम खाइए, ज़्यादा पीजिए पानी, है ना। ऐसे नहीं कि सर बोले ज़्यादा पीजिए, अब निकल लिए यूपी इस टाइम कि अब आ रहा हूँ मैं यूपी से।